हेलो एवरीवन। तो आज नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। मेरे पास हाथ में नीट का पेपर है। बहुत सारे बच्चों का बहुत कन्फ्यूज़न है नीट पेपर कैसा था, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। इस साल का नीट का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। पिछले कई सालों से जो हो रहा है, इस साल नीट का पेपर सबसे टफेस्ट था। हाँ, मैं बोला टफेस्ट था। और फिजिक्स पार्ट में कोई बच्चा अगर क्लेम करेगा 45 में 45 कर आया है, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा मतलब बहुत ही रेयर केसेस होगा कि टोटल 45 सॉल्व कर पाएगा। पिछले सालों में हम लोग क्या बोलते थे, मैं सॉल्व करूंगा उसका पहले फिर बोल देता हूँ। पिछले सालों में हम लोग बोलते थे 45 के अंदर 35 क्वेश्चन करने से आपका अच्छा स्कोर है। इस साल 2025 में अगर आप लोग 45 में से 20 भी क्वेश्चन करके आ चुके हैं, 20 क्वेश्चन भी आप लोग करके आ चुके हैं करेक्ट, कोई तुक्का नहीं मार के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, अगर 45 में 20 क्वेश्चन भी आप लोग करके आए ना, आपको सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप लोग को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा अगर आप 45 में से 20 क्वेश्चन भी करके आए। मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने सब सही किया, 20 सब सही किया, एक भी तुक्का नहीं लगाया, इस साल कट ऑफ बहुत ही नीचे जाएगा। कट ऑफ नीचे आएगा क्योंकि क्वेश्चन लेवल बहुत हार्ड था। फिजिक्स का भी ऐसे दो तीन क्वेश्चन था जो कि आउट ऑफ सिलेबस भी था, जो ज़्यादातर नीट का सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी वहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप लोग 45 में 20 क्वेश्चन भी करके आते हैं, यू विल गेट सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अभी हम लोग पेपर का डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन पहले मैं बोल दे रहा हूँ पेपर का लेवल हार्ड था। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। मेरे पास है सेट 47। आपके पास जो सेट होगा उससे मिला लीजिएगा। एक एक का सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। ऊपर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक सर्किट बोला है, एक ऐसा टाइप का सर्किट है, एक ऐसा टाइप का सर्किट है, देखिए। फिर यहाँ से एक तो रेजिस्टेंस आ रहा है, फिर बोला यहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 5 वोल्ट है। ठीक है, ये बोला है, यहाँ पर बोला है 5 ओहम, ये वाला है 2.5 ओहम, ये वाला है 6 ओहम, ये वाला है 3 ओहम, और ये वाला है 1.5 ओहम, और ये है 1/3 ओहम, ये है 5.5 ओहम, ये क्या है 1.5 ओहम। अभी बोला है हमारा नेट करंट कितना पास होगा इस बैटरी में। तो करंट का फॉर्मूला में क्या पता है, हमें पता है ओम्स लॉ से करंट इक्वल्स टू V/R। तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा। तो पहले देखिए क्या सीन है कि ये इसको अगर P पकड़े, इसको अगर Q पकड़े, इसको अगर R पकड़े, इसको अगर S पकड़े, देखिए P/Q क्या हो रहा है 2 हो रहा है, R/S क्या हो रहा है भी 2 हो रहा है। तो मतलब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट हो चुका है, मतलब इधर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये वाला रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लिजिबल ले लेंगे। अभी देखिए यहाँ से हमारा करंट गया, यहाँ पर डिवाइड हो गया, इधर डिवाइड हो गया, मतलब ये और ये किस में है, देखिए यहाँ से चल गया ये, और किस में है, और ये वाला किस में है। सोचिए सोचिए, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है, मतलब ये दोनों है हमारा सीरीज में, फिर ये दोनों है हमारा सीरीज में, फिर ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, 5 और 3 का 8 ओम हो गया। इन दोनों का क्या हो गया 2.5 और 1.5, ये वाला हो गया 4 ओम। अब ये और ये क्या है पैरेलल में है, तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उसका अगर पैरेलल में है तो R1 क्या हो जाएगा 8 × 4/8 + 4 दैट इज 32/12। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो किससे जाएगा, 4 से जाएगा, 8/3 ओम। तो इन दोनों का हो गया 8/3 ओम। अभी देखिए ये वाला और ये वाला इस चारों क्या है सीरीज में है। तो टोटल R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा, चारों सीरीज में है, तो 1/3 ओम प्लस इसका क्या हो रहा है 8/3 ओम, ऊपर क्या है 1.5 प्लस 5.5। तो क्या होगा देखिए 1/3 8/3, तो क्या होगा 9/3, 1.5 प्लस 5.5 कितना हो रहा है, ये वाला 7 ओम होता है। सो 9 और 3 कितना होता है 9 3 + 7 दैट इज 10 ओम। तो रेजिस्टेंस मेरा 10 ओम आ चुका है। तो मेरा करंट कितना होगा V/R=, तो V कितना है, V है हमारा, ये पोटेंशियल कितना दिया था, पोटेंशियल दिया था 5 वोल्ट दिया था। तो ये वाला 5 वोल्ट बाई R= क्या 10, दैट इज 1/2 एम्पियर। तो ऑप्शन क्या है 1/2 एम्पियर, ऑब्वियसली 0.5 एम्पियर ऑप्शन है, 0.5 एम्पियर इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो 0.5 एम्पियर ये वाला करेक्ट होगा। ये वाला इजी क्वेश्चन था, जो हार्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोल दूंगा, ये वाला क्वेश्चन इजी था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल, और कुछ क्वेश्चन तो कुछ अलग ही लेवल है। लेकिन मैंने क्वेश्चन का एनालिसिस करके देखा हूँ 19 से 20 क्वेश्चन आप लोग का पूरा फॉर्मूला पुटेंगे, तो 20 क्वेश्चन आप लोग को तो करके आना ही चाहिए था। ये इस पेपर में जो बच्चे कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन सही करेंगे उसी का सिलेक्शन होगा, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ।
इधर बोला है, क्वेश्चन बोला इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन दैट ई जेड इक्वल्स टू 60 cos 5x प्लस 1.5 10⁹ t वोल्ट पर मीटर बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है। तो हमारा ये क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो सबसे पहले हमारा यहाँ से कंपेयर कर क्या निकल रहा है, E0 क्या निकल रहा है, ये वाला है E0। E0 क्या है 60 वोल्ट पर मीटर। हमें क्या पता है E0 बाई B0 इक्वल्स टू C। तो यहाँ से B0 क्या हो जाएगा E0 बाई C। तो E0 का वैल्यू क्या है 60, C क्या है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸। तो क्या हो जाएगा 3 × 20 या 20 × 10⁻8, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 10⁻7 लिख सकता हूँ, इतना टेस्ला। ये मेरा क्या हो गया B0 हो गया। अभी देखिए मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, B इक्वल्स टू B0, अंदर जो है वही अंदर kx प्लस ओमेगा टी, यही होगा। अभी यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, अगर इधर z है और हमारा कुछ तरह प्रोपागेट कर रहा है, ये x एक्सिस में प्रोपागेट कर रहा है, तो ये वाला होगा हमारा y एक्सिस में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ये वाला z एक्सिस मतलब ये वाला y एक्सिस होगा। तो मेरा by क्या हो जाएगा, B0 का वैल्यू क्या निकला 2 × 10⁻7, और अंदर क्या दिया है सेम टू सेम यही बैठ जाएगा 5x प्लस 1.5 × 10⁹ t, ये वाला हो जाएगा टेस्ला। कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। सबसे पहले by 2 × 10⁻7, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। इसको जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, अब तक तो ये दो क्वेश्चन तो इजी था, ये दो क्वेश्चन जो उन्होंने सॉल्व किया दोनों क्वेश्चन इजी है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 बोला है ए पाइप ओपन एंड बोथ एंड्स ए फ्रीक्वेंसी, ओ अच्छा ओपन पाइप क्लोज पाइप का क्वेश्चन दिया है, स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। पाइप जब बोथ साइड ओपन रहेगा, पाइप एक है जब बोथ साइड ओपन रहता है, बोथ साइड ओपन रहता है, इसका लेंथ है L, तब बोला है एयर में रखा है। ये किस में रखा है, एयर में रखा है। फिर बोला है इसी पाइप को अगर एक वर्टिकली एक वाटर ड्रम में हम लोग डुबा देते हैं, एक वाटर का ड्रम है, इधर हम लोग वर्टिकली डुबा देते हैं, इधर हम लोग वर्टिकली, इधर हम लोग पाइप को वर्टिकली क्या करते हैं, इधर हम लोग पाइप को वर्टिकली डुबा देते हैं। तो ये पूरा लेंथ अगर L है, अभी कितना लेंथ रहेगा, अभी रहेगा L/2, अभी लेंथ रहेगा ऊपर कितना रहेगा L/2 रहेगा। सो बोला है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मतलब पहले जो यहाँ पर था अगर इसका फ्रीक्वेंसी f है और अभी इसका फ्रीक्वेंसी f' क्या होगा ये पूछा है। तो ये वाला पाइप है, देखिए बोथ साइड ओपन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा ओपन पाइप। लेकिन यहाँ पर देखिए एक साइड क्लोज हो पानी में है, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया क्लोज पाइप। वो ओपन पाइप था, ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया क्लोज पाइप हो गया। तो ओपन पाइप के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है V/2L, और अभी क्लोज पाइप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था V/4L। लेकिन यहाँ पर L क्या है, यहाँ पर L तो हमारा L/2 है, तो मेरा f' क्या हो जाएगा V/4 × L/2, 4 × L/2 हो जाएगा। सो कट जाएगा तो क्या होगा V/12 हो रहा है, और इसी का वैल्यू क्या था, यही तो f था, तो यही क्या हो जा रहा है हमारा f हो जा रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा f' = f। सो फ्रीक्वेंसी हमारा सेम रहेगा जब इसको डुबा देंगे। तो ये वाला भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन 3, दैट इज f' = f। तो यहाँ तक क्वेश्चन इजी था, थर्ड क्वेश्चन भी इजी था। अभी हार्ड क्वेश्चन जब आएगा मैं आप लोग को बोलूँगा। ये 3 क्वेश्चन तो आप लोग एग्जाम में करके आना चाहिए था, पूरा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 बोला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऑफ मास मूविंग विथ स्पीड c/100। तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना बोला है, c/100 बोला है, इज इंजेक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 9 × 10⁻⁻4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 9 × 10⁻⁴ टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है इलेक्ट्रॉन को। वी परपेंडिकुलर टू इस डायरेक्शन है, परपेंडिकुलरली किया है। वी विश टू अप्लाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टुगेदर विद द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट द इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इस पाथ। देन क्या होगा, 4 ऑप्शन है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहिए। तो स्पीड ये वाला दिया है, तो हमें क्या पता है E/B = हमारा जो वेलोसिटी है। सो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेलोसिटी कितना है c/100 × b। तो c का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻8/10²। b कितना है, b है 9 × 10⁻⁻4, तो 9 3 = 27, इधर क्या हो जाएगा इंटू, ये ऊपर जाएगा तो 6 6 - 4 मतलब 10⁻², 27 × 10⁻²। सो
ये वाला हमारे पास आ रहा है, सॉरी सॉरी -2 नहीं +2 होगा, 27 टू इतना वोल्ट पर मीटर आ रहा है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हमेशा। तो देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आ चुका है 27 × 10⁻²। अभी कहाँ पर देखते हैं कौन सा होगा, पैरेलल है क्या मैग्नीट्यूड है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्या बोला है, E इज परपेंडिकुलर टू B, और क्या बोला है, और मैग्नीट्यूड क्या है 27 × 10⁻² वोल्ट पर मीटर। ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर टू B होता है। समझ गए, ये भी फॉर्मूला पुटिंग ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, क्योंकि वेलोसिटी तक मेंशन कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके बोलना कि सर ये वाला समझ नहीं आया, वो वाला समझ नहीं आया। कमेंट करके बोलने का कोशिश करना, मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोला है, इन अ सर्टेन कैमरा a combination of 4 similar thin convex lens are arranged axially in contact। एक कॉम्बिनेशन है 4 सिमिलर कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा करके 4 कॉन्वेक्स लेंस कॉन्टैक्ट में रखा गया है। हर एक का फोकल लेंथ अगर L है, कॉन्टैक्ट में रखा गया है। सो बोला है मैग्निफिकेशन और पावर क्या होगा। सो टोटल पावर कितना होगा हमें पता है, टोटल कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ अगर F होता है तो कॉम्बिनेशन का 1/f क्या हो जाएगा, 1/f + 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/f4। अभी चारों आइडेंटिकल है तो मतलब चारों सेम, दैट इज 4/f हो जाएगा। सो F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा कैपिटल स्मॉल f/4। अभी हमें पावर क्या पता है, पावर का फॉर्मूला पता है 1/f पता है, 1/f पता है। सो 1/f मतलब क्या हो जाएगा, तो 1/f मतलब 1/f/4 दैट इज 4/f पता है। सो हमारा जो कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, अगर एक एक लेंस का पावर अगर P है तो पूरा कॉम्बिनेशन क्या क्या हो जाएगा, तो हमें पता है P = 1/f। सो ये वाला क्या हो जाएगा, टोटल पावर हो जाएगा 4P हो जाएगा। तो पावर मेरा कॉम्बिनेशन का कितना आ गया, 4 पावर आ गया, 4 × P आ गया। तो अभी देखिए 4P दो ऑप्शन है, एक है 4m, एक है m⁴। अभी कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सेकंड होगा या ऑप्शन 4th होगा। तो देखिए फोकस हमारा इस तरफ होता है, लेकिन मैग्निफिकेशन हमसे याद कीजिए, मैग्निफिकेशन अगर 2 लेंस का होता है तो मैग्निफिकेशन हम लोग क्या करते थे, m1 × m2। तो यहाँ पर 4 लेंस है, तो 4 लेंस मतलब हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा m3 × m4। चारों आइडेंटिकल है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m⁴। तो मेरा कॉम्बिनेशन का आंसर क्या होगा, पावर हो गया 4P और हमारा ये वाला हो गया m⁴। मैग्निफिकेशन हो जाएगा m⁴। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, वेरी गुड। क्वेश्चन 6, 5 हो गया, अभी करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू 2 डिफरेंट सर्कुलर कॉपर कॉइल्स हैविंग रेडियस 1:2। तो रेडियाई का रेशियो बोला है R1/R2 बोला है 1/2 बोला है। रेस्पेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होगा, इजी क्वेश्चन। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमें क्या पता है, करंट इंटू एरिया। अभी देखिए एरिया मतलब ही I × πr²। अभी बोला है दोनों में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, I1 = I2 = 2 एम्पियर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो क्या होगा, m1/m2 I1 × πr1² I2 × πr2²। पाई कट जाएगा, I1 I2 भी समय कट जाएगा, तो क्या रहेगा R1/R2 होल स्क्वायर। तो R1/R2 क्या दे 1/2, तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4। तो रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया 1:4। ये भी फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, 1:4। क्वेश्चन इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, 1:4 रेशियो मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ तक मैंने जो 6 क्वेश्चन किया, 6 क्वेश्चन ही फॉर्मूला पुटिंग था। धीरे धीरे हम लोग जाएंगे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को करके आना चाहिए था, क्योंकि ये पूरा बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 बोलता है ये डायग्राम पहले बनाते हैं फिर बोलेंगे। चलिए, स्क्रीन को बता ही रहा है, ये बोला है हमारा एक डायग्राम दिया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देख के तो लग रहा है, फिर पढ़ के देखेंगे क्या बोल रहा है। ये वाला बोला है 1 ओम, ये बोला है 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम और एक है 4 ओम। ये है C D A B और ये वाला है 50 वोल्ट। तो बोला है ऐसा एक हमारा कॉम्बिनेशन दिया है, तो बोला करंट थ्रू द ब्रांच CD क्या होगा, CD ब्रांच से करंट कितना होगा ये हमें चाहिए। तो देखिए एक चीज़, यहाँ से मेरा करंट गया, यहाँ से I करंट गया,
फिर यहाँ से भी आई करंट है, लेकिन यहाँ पर करंट डिवाइड हो गया, यहाँ पर I1, यहाँ पर I2। फिर इधर कुछ करंट आ जाएगा, इधर कुछ करंट I3 आ जाएगा, फिर इधर हमारा करंट जाएगा I4, इधर हो जाएगा I5, फिर बाहर क्या निकलेगा, I निकल जाएगा। ये हमारा कॉम्बिनेशन का है। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट नहीं है, ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि ये वाला 1 ओम है, ये वाला 2 ओम है। मतलब यहाँ पर 1/2 और 3/4 हमारा सेम नहीं है, तो मतलब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, CD ब्रांच से करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये वाला और ये वाला किस में है, देखिए करंट डिवाइड हो गया, तो यही है पैरेलल में है, यही है पैरेलल में है, फिर ये दोनों किस में, सीरीज में है। सो 1 and 3 and 2 and 4 ये सब किस में है, पैरेलल में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R1 होता है तो उन दोनों का क्या होगा, इक्विवेलेंट 1 to 3 by 1 plus 3 दैट इज 3/4 ओम, और उन दोनों का क्या होगा R2 2 into 4 by 2 plus 4, यही तो होता है, दैट इज 8/6 दैट इज 4/3 ओम होता है। तो पूरा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 plus R2 दैट इज 3/4 plus 4/3 क्या हो जाएगा, ये वाला 4 3 12 9 plus 16 दैट इज 25/12 ओम हो रहा है। देखिए यही तो हो रहा है, 25/12 ओम ही तो हो रहा है, यार कुछ होगा, यही होगा। सो यहाँ से कितना हमारा रेजिस्टेंस है, ये वाला 25/12 ओम। तो टोटल करंट कितना है, I = V/R। V कितना है, 50 वोल्ट, R कितना है 25/12 दैट इज 50/25 इंटू 12, 25 इंटू 2 दैट इज कितना हो जाएगा 24 एम्पियर। सो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, ये जो मेरा I था, I हो गया 24 एम्पियर। अगर 24 एम्पियर इधर कुछ डिवाइड होगा, इधर कुछ डिवाइड होगा, ये वाला 24 एम्पियर करंट जा रहा है। अगर ऊपर कुछ डिवाइड होगा, नीचे कुछ डिवाइड होगा, वो कैसे डिवाइड होगा उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास उसके लिए भी फॉर्मूला है। तो टोटल करंट कितना निकल गया, टोटल करंट हमारा निकलेगा, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो टोटल करंट कितना निकल गया 24 एम्पियर। अब ऊपर से जो करंट जाएगा वो कितना होगा, हमें पता है I1 = क्या पता है, I1 = I इंटू R2/R1 + R2, ये फॉर्मूला पता है। मतलब ये नॉर्मल फॉर्मूला था, यहाँ से कितना करंट जाएगा, ये रेजिस्टेंस बाय दिस, इट इज टोटल करंट 224 है, तो नीचे का रेजिस्टेंस कितना है 3, ऊपर कितना है 1, तो 3 + 1 दैट इज 24 इंटू 3/4 दैट इज ये कितना आ गया 18 एम्पियर आ गया। I1 हमारा 18 एम्पियर आ गया। तो सिमिलरली I2 कितना होगा, I2 होगा हमारा 24 इंटू ये वाला कितना है, जब यहाँ से जाएगा तो दिस बाई दिस प्लस दिस दैट इज 1/1 + 3 दैट इज 24 इंटू 1/4 दैट इज 6 एम्पियर। तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है, यहाँ से जा रहा है 18 एम्पियर, नीचे से कितना जा रहा है, नीचे से जा रहा है 6 एम्पियर। मुझे क्या चाहिए, CD से कितना करंट जाएगा। सिमिलरली अगर मैं I4 बोलूँ, I4 कितना करंट होगा, I4 भी होगा वैसे I इंटू R2/R1 + R2। सो यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन ये और सीरीज में है, तो टोटल करंट कितना 24। जब यहाँ से कितना जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो 4/4 + 3 सॉरी 4 प्लस ये कितना है 2, 4 + 2 दैट इज 24 इंटू 4/6 दैट इज 6 4 24 दैट इज 16 एम्पियर। तो यहाँ से कितना करंट जा रहा है 16 एम्पियर जा रहा है। I4 कितना है, I4 है 16 एम्पियर। सो यहाँ से कितना करंट होगा सर, तो मैंने क्वेश्चन में I3 पूछा था, I3 क्या होगा, I3 होगा I1 - I4। तो I1 कितना निकला है, I1 निकला 18 एम्पियर, 18 माइनस कितना होगा 16 दैट इज 2 एम्पियर विल बी द आंसर। सो CD ब्रांच से कितना करंट जा रहा है, CD ब्रांच से 2 एम्पियर करंट जा रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं, 2 एम्पियर ऑब्वियसली ऑप्शन होगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 एम्पियर, I3 2 एम्पियर। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, इसको लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कौन सा, ऑप्शन 3 2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। समझो ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल, बहुत सारा कॉन्सेप्ट इधर लग रहा है, ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 बोला है दो गैसेस A and B आर फिल्ड एट सेम प्रेशर इन सेपरेट सिलेंडर विथ मूवेबल पिस्टन्स RA and RB. On supplying equal amount of heat, both the system reversibly constant pressure. The piston displays 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर. चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। अच्छा ये वाला थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ क्या बोलता है, पता है हमें, dq = du
प्लस पी dV ये होता है। अभी बोला है दोनों का इंटरनल एनर्जी भी सेम है, दोनों का हीट सप्लाई भी सेम है, तो अगर दोनों का ये सेम होता है तो दोनों का वर्क डन भी तो सेम होगा, W1 = W2। दोनों गैस का बोला है हीट भी सेम है, इंटरनल एनर्जी भी सेम है, तो दोनों का वर्क डन भी सेम होगा। मतलब क्या, P1 dV1 = P2 dV2 ये भी सेम होगा। और ये भी बोला है अंडर कांस्टेंट प्रेशर, देखिए एक लाइन है अंडर कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर भी दोनों का सेम है, मतलब dV1 = dV2 ये भी सेम है। अभी वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब है एरिया इंटू हाइट, तो A1 × H1 = A2 × H2, वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू हाइट। अभी बोला है डिस्प्लेस्ड बाय 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, सो एरिया का मतलब हम लोग लिख सकते हैं A1/A2 क्या हो जाएगा, H2/H1। अब इसका मतलब क्या, पाई R1² बाई पाई R2² कट जाएगा, H2/H1। तो देखिए सेकेंड वाला डिस्प्लेस कितना है, 9 सेंटीमीटर, तो ये वाला 9 हो जाएगा। फर्स्ट वाला कितना है, 16 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में मेंशन किया है। सो R1/R2 क्या हो जाएगा, √9/16 दैट इज 3/4। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, दैट इज रेशियो ऑफ द रेडियस क्या हो जाएगा, RA/RB या R1/R2, या इसको मैं RA/RB भी बोल सकता हूँ। क्या निकल गया, 3/4 होगा। ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा छोटा मोटा नहीं, उसका ये वाला फॉर्मूला आने से आप लोग का हो जाएगा। ये भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 बोला है कंटेनर्स ऑफ 2 चेंबर्स ऑफ वॉल्यूम बोला है, एक वॉल्यूम बोला है V1 बोला है 2 लीटर, V2 बोला है 3 लीटर बोला है। मेड अप थर्मल इंसुलेटर, द चेंबर्स कंटेनिंग N1 = 5 मोल, N2 = 4 मोल, ये बोला है 4 मोल, ठीक है। एंड प्रेशर बोला है P1 बोला है 1 atm एंड P2 बोला है 2 atm, ये सब बोला है। तो बोला है द मिक्सचर जब होगा तो मिक्सचर का इक्विलिब्रियम प्रेशर क्या होगा, ये भी इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला। मतलब दोनों गैस को हम लोग मिक्स कर देंगे, तो दोनों का जो हमारा मिक्सचर हो जाएगा उसका प्रेशर कितना होगा। तो हमें पता है P = P1V1 + P2V2 बाई V1 + V2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करके हम लोग करेंगे। सो P1 कितना है 1, V1 कितना है 2, प्लस P2 कितना है 2 × 3 बाई 2 + 3 दैट इज 2 + 6 8/5, 8/5 atm होगा हमारा प्रेशर। अभी 8/5 के ऑप्शन में है 8/5, अच्छा इसको अगर मैं करूँ 8/5 कितना होगा, 5 × 1 = 5 30 1.6 atm, ये वाला होगा 1.6 atm। मतलब कौन सा ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन 3 हो रहा है करेक्ट आंसर। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला पुटिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ तक कुछ डाउट होगा तो कॉमेंट में बोलें यहाँ तक अगर कुछ डाउट है। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 बोल रहा है रेडियस ऑफ मार्शियन ऑर्बिट अराउंड द सन इज 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मरकरी। सो बोला है एक रेडियस R1 = 4 टाइम्स द रेडियस ऑफ R2 बोला है, ये क्वेश्चन में बोला है। अगर मार्शियन ईयर 687 है, T1 बोला है 687 डेज, ये बोला है, तो T2 कितना होगा, ये पूछा है T2 कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, केप्लर्स लॉ, T² = R3। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ T = R⁻³ तो मुझे क्या चाहिए, T2 चाहिए, तो मुझे T2/T1 अगर करें तो क्या हो जाएगा, R2/R1³ होगा, ये वाला ही होगा ऑब्वियसली, और कुछ नहीं। अभी देखिए और यहाँ पर कैपिटल R मैंने लिखा था, ये कैपिटल R कर दीजिए, इसको भी कैपिटल R कर दीजिए, इसको भी कैपिटल R और इसको भी कैपिटल R। तो T2/T1 कितना है, T1 है 687, R2 कितना है, R2 है हमारा, R2 को R2 ही रखेंगे, R1 क्या है 4, R2 3/2 दैट इज T2 क्या हो जाएगा 687 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 1/4⁵², 4⁵² क्या होता है, √4 का होल क्यूब। तो क्या होगा देखिए T3 क्या होगा 687 बाई √4 का होल क्यूब दैट इज सिंपली 687/8 हो जाएगा, 2 का होल क्यूब 8 होगा। तो ये नियरली इक्वल टू क्या होगा, 8 8 = 64, 447 तो 8 6 = 48, नियरली इक्वल टू 86 डेज आ रहा है, नियरली इक्वल टू 86 डेज आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद। सो यहाँ पर क्वेश्चन में एक्यूरेट आंसर है 88 डेज, तो यही हमारा मोस्ट करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर
2 हमारा करेक्ट होगा। ये भी केप्लर्स लॉ का एप्लीकेशन से क्वेश्चन हो रहा है। ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ये थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन 11 कहता है, टू एन AC पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, a resistance of 20 ohm, a capacitor of 25 ohm and an insulator of 45 ohm are connected in series. Corresponding current and phase angle क्या होगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास एक LCS सर्किट में V/Z होता है। सो क्वेश्चन में क्या बोला है, VRMS बोला है 220 वोल्ट। क्वेश्चन में बोला है VRMS बोला है 220 वोल्ट बोला है। तो V0 क्या होगा, V0 होगा हमें पता है VRMS V0 बाई √2। अब V0 क्या हो जाएगा, VRMS बाई हमारे पास, हाँ सॉरी, V0 क्या होगा, VRMS इंटू √2। तो क्वेश्चन में क्या बोला है 220 √2 वोल्ट बोला है, ये वाला होगा। सो ये वाला मेरा V0 निकला है और हमारे पास ये Z है, लेकिन ये वाला हम लोग जो ले रहे हैं ये वाला हमारा V है। Z का वैल्यू क्या होता है, हमें Z का वैल्यू पता है √R² प्लस ω/L माइनस 1/ωc होल स्क्वायर, ये वाला होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास सब डेटा दिया है। सो R का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन में, बोला है R का वैल्यू बोला है रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, तो 20 स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या दिया है, ओमेगा का वैल्यू दिया है ओमेगा का वैल्यू 2πf, तो ओमेगा का वैल्यू क्या होता है 2πf, तो f बोला 50 हर्ट्ज, तो 2 तो 100 पाई हो जाएगा यहाँ पर रेड पर सेकंड, 100 पाई रेड पर सेकंड। तो पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है 100 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 दैट इज 314 रेड पर सेकंड, ये मेरा ओमेगा हो जा रहा है। सो पहले वाला का अगर मैं ओमेगा कॉमन ले लूँ, हमें कॉमन लेने का भी जरूरत नहीं, पहले वाला बोला है कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस, और डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन में रिएक्टेंस बोल चुका है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस और इंडक्टर का रिएक्टेंस बोल चुका है। तो ओमेगा एल पूरा टर्म ही 45 दिया है और यहाँ का रिएक्टेंस पूरा टर्म ही दिया है कितना 25 बोला है, तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंस ही बोला है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू डायरेक्टली दिया है। सो यह वाला क्या हो जाएगा 400 प्लस 25 और 45 माइनस करने से 20 होता है, 20 का होल स्क्वायर दैट इज 400 प्लस 400 दैट इज √800, तो क्या हो जाएगा 10√8, या इसको 4 × 2 करेंगे तो 20√2 ओम भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, 20√2 ओम बोल सकते हैं। सो आई क्या हो जाएगा, V हमारा क्या हो गया 220√2 और मेरा नीचे क्या आ जाएगा 20√2, तो √2 कट गया दैट इज 11 एम्पियर मेरा इधर करंट हो चुका है। ये वाला क्या करंट निकला है I0 निकला है, ये वाला मेरा करंट कितना निकला है 11 एम्पियर I0 निकला है। तो बोला है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग करंट, ये अच्छा IRMS बोला था निकालने के लिए, यहाँ पर IRMS बोला है, तो IRMS क्या होगा I0/√2। अच्छा अगर डायरेक्ट भी करता, अगर मैं यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी कर सकता था IRM, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर IRMS चाहिए तो मैं इसको VRMS/Z बिठाने से भी हो जाता है। तो VRMS का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया 220 दिया है, Z का वैल्यू क्या निकला 20√2, 2 कट गया दैट इज 11/√2 एम्पियर ही आ रहा है। 11/√2 एम्पियर क्या होगा 11/1.41 एम्पियर, जो होगा करके देख लीजिएगा। ये वाला मेरा करंट आ चुका है, ये वाला करंट आ जाएगा। और क्या बोला है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में बोला फेज एंगल कितना होगा, तो फेज एंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं, फेज एंगल के लिए tan phi = XL - XC/R, तो XL कितना है 45 - 25 बाई कितना 20, सो कितना हो जाएगा 45 25, तो 20/20 दैट इज 1। तो tan 1 किस में होता है tan phi = 1, मतलब phi कितना 45 डिग्री। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा 45 डिग्री, ज़्यादातर ऑप्शन 3 करेक्ट होने के ज़्यादा चांसेस है, कि 11/1.41 7.8 होता है। तो करेक्ट आंसर इज 7.8 एम्पियर एंड 45 डिग्री। बोलिए क्या डाउट है, बोलिए। प्लेन LCR सर्किट का क्वेश्चन था, क्या डाउट है इसमें बोलिए। आई होप यहाँ तक तो कुछ डाउट होने का बात नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन 12 कहता है
ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 8 इक्वल पीसेस। एक वायर है, टोटल रेजिस्टेंस है आर, मतलब आर ए बी है, टोटल रेजिस्टेंस है आर, लेकिन इसको हम 8 इक्वल पीसेस में काटेंगे, 1 2 3 4 ऐसा करके 8 इक्वल पीसेस में। हर एक का लेंथ अगर एल है, हर एक का लेंथ अगर एल है तो 8 इक्वल पीसेस में कटेंगे। और हमें क्या पता है, हमें पता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, तो एक एक का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 R2 R3 क्या हो जाएगा, एक एक का रेजिस्टेंस अगर प्रोपोर्शनल टू एल है, कितना पीस में कटा हो, 8 इक्वल पीसेस में, तो एक एक का रेजिस्टेंस हो जाएगा R/8 हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा, जब एक वायर को 8 इक्वल पीसेस में काटते हैं तो एक एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है सर, एक एक का रेजिस्टेंस होता है R/8। इसके बाद बोला है देन 4 ऑफ दिस आर मेड इन पैरेलल, तो मतलब चाटो करके 1 2 3 4 और 1 2 3 4 चाटो को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रख के बाकी इन दोनों को सीरीज में रखते हैं। मतलब ये जो R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8, तो मतलब ना 8 पीसेस में किया तो 4 पीसेस को पैरेलल कनेक्ट किया, बाकी 4 को पैरेलल कनेक्ट किया, बाकी दोनों को क्या कहते हैं सीरीज कर दिया। तो इस पूरा कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इजी क्वेश्चन। तो ये 4 हमारा पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इनका अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सो 1/R' कितना हो जाएगा, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, दैट इज क्या हो जाएगा, R1 का वैल्यू क्या R/8, R/8 तो क्या हो जाएगा 8/R प्लस 8/R प्लस 8/R प्लस 8/R, सो कितना हो रहा है 32/R हो रहा है। सो इसका हो गया 30 R/32, तो मतलब इस कॉम्बिनेशन का हो गया R/32। सिमिलरली इस कॉम्बिनेशन का भी क्या हो जाएगा R/32 हो जाएगा, सिमिलरली उस कॉम्बिनेशन का भी R/32 हो जाएगा। फिर ये दोनों सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो R इक्वल्स टू R डैश प्लस R डबल डैश, दैट इज R/32 प्लस R/32, दैट इज R/16 ओहम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया R/16 ओहम, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। बोलिए, हार्ड क्वेश्चन था, यह वाला भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। देख लीजिए, मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कैसा होगा। क्वेश्चन 13 बोला है, क्वेश्चन 13 बोला है एक हमारा कॉम्बिनेशन दिया है, एक हमारा ऐसा करके कॉम्बिनेशन दिया है, यहाँ पर ऐसा दिया है एक और यहाँ पर एक दिया है। इन दोनों को मैं ऐसा करके कनेक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों को मैं ऐसा करके कनेक्ट कर रहा हूँ वाई। तो यहाँ पर बोला ये वाला A B A, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, ये वाला क्या नॉर गेट है, सो A प्लस बी ऊपर क्या हो जाएगा बार हो जाएगा। ये वाला क्या है नैंड गेट है, सो A B ऊपर हो जाएगा बार। तो यहाँ पर A प्लस बी बार, यहाँ पर A बार B, तो ये क्या है एंड गेट। तो यहाँ पर फाइनली आउटपुट क्या हो जाएगा A प्लस बी बार इंटू A B होल बार, ये वाला है। अभी देखिए ये वाला कॉम्बिनेशन आ रहा है, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने में ज़्यादा कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है A प्लस बी बार, A B बार का मतलब क्या है A बार प्लस B बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A बार प्लस B बार लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली सो एक बार A बार के साथ A प्लस बी होल बार प्लस B बार के साथ A प्लस बी होल बार, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो देखिए A बार, इसको क्या हो जाएगा A बार इंटू बी बार प्लस B बार इंटू A बार इंटू बी बार। सो A बार इंटू A बार क्या होता है, A बार ही होता है, तो A बार B बार, B बार इंटू B बार क्या होता है, B बार ही होता है, तो A बार B बार, तो क्या हो जाएगा A B A बार B बार। इसका मतलब क्या है A बार B बार हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी क्या हो जा रहा है, इसका मतलब ही हो जा रहा है हमारा देखिए दिस इंटू दिस हो जा रहा है, दिस इंटू दिस, तो इसका मतलब A प्लस बी होल बार। तो कौन सा गेट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नॉर गेट। A प्लस बी होल बार हो रहा है तो नॉर गेट इज द करेक्ट आंसर, इसमें भी ज़्यादा दिमाग खटाने का नहीं था, ये भी हो जाएगा नॉर गेट। क्लियर, नो डाउट, आई होप सो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए
कुछ डाउट नहीं है तो होने से कमेंट में बोलना, डाउट होने से कमेंट में बोलना। क्वेश्चन नंबर 14 बोलेंगे सर आपको तो सब पता है, झप कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में हम लोग जब बैठते हैं हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए तो बच्चों बोलता हूँ प्रैक्टिस 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 करेंगे एग्जाम में आप लोग कर पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। ऑलवेज प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 14, टू आइडेंटिकल चार्ज कॉन्डक्टिंग स्पीयर्स हैविंग द सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। दो तो आइडेंटिकल कॉन्डक्टिंग स्पीयर है, एक तो यहाँ पर स्पीयर है, यहाँ पर एक तो स्पीयर है। अगर इसको ए स्पीयर बोलो, इसको बी स्पीयर बोलो, इन दोनों का बीच में कुछ एक सेपरेशन है आर। ये पहला लाइन बोला है। चार्ज ऑन ईच स्पीयर इज क्यू एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज एफ। तो एक एक का चार्ज है क्यू, इसका भी चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है, दोनों का बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन है एफ। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कॉन्डक्टिंग स्पीयर, एक यहाँ पर अनचार्ज कॉन्डक्टिंग स्पीयर, इसको क्या करेंगे, इन पहले ए के पास ले जाएंगे फिर बी के पास ले जाएंगे, तो उसके बाद उसको हटा देंगे तो क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पहले यहाँ पर एक हमारा अरेंजमेंट था, तो इसमें चार्ज क्यू इसमें भी चार्ज क्यू, तो दोनों का बीच में सबसे पहले केस 1 में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी केस 2 में क्या होता है सर, अभी देखिए ये वाला पहला कंडीशन में था, इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। एक अनचार्ज स्पीयर को मैं पहले इधर लेके जाऊंगा, तो एक अनचार्ज स्पीयर को जब मैं लेके जाऊंगा ए के पास, तो इसमें चार्ज कौन देगा, ये इसको चार्ज देगा, तो ये यहाँ से Q/2 चार्ज इधर कर देगा। आइडेंटिकल है इसलिए हाफ चार्ज इधर आ जाएगा। तो अभी हमारे पास Q1 कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा Q/2, क्योंकि Q/2 चार्ज इधर आ गया। फिर ये इसी को मैं लेके जाऊंगा कहाँ पर, इसी को लेके जाऊंगा बी के पास, तो मतलब अभी यहाँ से हट के कहाँ चल जाएगा, बी के पास। सी अभी यहाँ पर चल गया, तो इधर कितना चार्ज Q/2, तो ये Q/2 कहाँ मिक्सड हो जाएगा, इधर के पास। तो Q2 क्या हो जाएगा, पहले से Q था और ये Q/2 भी ऐड हो गया। सो कितना हो जा रहा है, Q2 अगर मैं ऐड हो जाता है दैट इज 3Q/2। तो कितना हो जाएगा, 3Q/2 हो जा रहा है मेरा टोटल चार्ज। तो केस 2 मेरा इधर हो रहा है ये वाला, तो इधर अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों का बीच सेपरेशन अभी भी आ रहा है, तो इधर मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, के Q1 डैश Q2 डैश बाई आर स्क्वायर। सो Q1 डैश कितना होगा, Q/2, Q2 डैश कितना होगा, 3Q/2 बाई आर स्क्वायर। सो दैट इज 3/4 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट इज एफ डैश बाई एफ इक्वल्स टू क्या होगा, 3/4 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कट गया तो फाइनल आंसर कितना हो गया, 3/4। तो फोर्स का क्या आ गया, 3/4 एफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है, सो हमारा क्या हो जाएगा, 3/4। अच्छा यहाँ पर 3/4 ऑप्शन है, कहीं पर क्या कुछ गलत कर रहा हूँ, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। 3/4 एफ तो नहीं है, F/2 3/8 है, 3/8 कहाँ पर, क्या मैं 2 का कोई प्रॉब्लम कर रहा हूँ, देख लेता हूँ, रुकिए 1 मिनट। Q/2 इधर करेंगे 3Q/2 आर स्क्वायर एंड रिमूव रिपल्सन रेडियस। 1 मिनट, क्वेश्चन में देख, चार्ज ऑन एफ, तो थर्ड आर्टिकल चार्ज ए इज देन ब्रॉट फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ नाउ फोर्स ऑफ रिपल्सन ए एंड बी डिस्टेंस सो दैट द कैलकुलेशन सो स्पीयर से नहीं, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। 3F देख लेते हैं, 2 × 2 4 ही तो हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले Q था, अभी इधर Q चला गया, Q/2 तो जब ऐड होगा 3Q/2 दैट इज 3/4 F ही होगा। यहाँ पर आंसर मेरा 3/4 ही F ही होगा। क्वेश्चन में 3/8 है, 3/8 हम लोग बोल, कहीं पर एक 2 का प्रॉब्लम हो रहा है शायद, लेकिन यहाँ पर मेरा 3/4 ही निकल रहा है, प्रॉब्लम का जरूरत नहीं, यही वाला क्वेश्चन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं आंसर होगा, मुझे जो लग रहा है यही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर मैं इसको बाद में चेक करूँगा, रुकिए इसको बाद में चेक करके आप लोगों को बोलूँगा, ये वाला ऐसे होना चाहिए, मैं बाद में फिर भी चेक करके आप लोगों को बोलूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 क्या बोला है, कंसीडर डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो इसका बोला है 10 वर्नियर स्केल रीडिंग किससे मिलता है, 9 मेन स्केल रीडिंग। तो 1 वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब क्या हो जाएगा, 9/10 मेन स्केल रीडिंग। सो मेरा वर्नियर कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1 - 9/10 दैट इज 1/10 या 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। ये वाला मेरा वर्नियर कांस्टेंट आ चुका है। अभी क्वेश्चन में बोला है
इफ लीस्ट डिवीजन इन मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर, तो लीस्ट डिवीजन इन मेन स्केल 0.1 सेंटीमीटर एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट, मतलब जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कहाँ पर है? जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है x इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कहाँ है? x इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर में है। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है x इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर में, जीरो ऑफ क्या है? वर्नियर स्केल है। तो यहाँ से हमारा जो क्या मिलता है, ये वाला क्या है? पॉजिटिव एरर है नेगेटिव एरर? ये वाला मेरा है पॉजिटिव एरर। तो यहाँ से मेरा ये वाला क्या है? पॉजिटिव एरर। तो मतलब जो मेरा फाइनल रीडिंग होगा वहाँ से इसको हमें माइनस करना पड़ेगा कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल x इक्वल्स टू 0.1 में है, तो ये पॉजिटिव एरर होता है। फाइनल रीडिंग जिसमें होगा उसको माइनस करना पड़ेगा। तो फाइनल रीडिंग जो होता है, फाइनल रीडिंग वो क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इंटू वर्नियर कांस्टेंट माइनस करना पड़ेगा, एरर करना पड़ेगा। तो ये वाला मेरा फॉर्मूला है। तो मेन स्केल रीडिंग कितना बोला है? बोला है 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला 5 होगा, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना बोला है? बोला है वर्नियर स्केल डिवीजन इज 8। वर्नियर कांस्टेंट कितना निकला? ये वाला 0.01 माइनस कितना होगा? एरर कितना? 0.1। तो 5 प्लस 0.08 माइनस 0.1, सो क्या हो जाएगा? 0.1 हो गया, तो 4.98 सेंटीमीटर। ये वाला मेरा फाइनल रीडिंग है 4.98 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? यहाँ पर मेन चीज़ यही है, पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर, क्योंकि अगर आप लोग इसको ऐड करते हैं तो वो भी ऑप्शन आप लोग का दिया है, 5.18 भी दिया है ऑप्शन में, लेकिन 5.18 जो दिया है ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा 4.98 ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 16 क्या कहता है? टाइम दिया है x² प्लस x, एक्सीलरेशन का पार्टिकल क्या है? तो देखिए ये ट्रिकी क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्या होता है, x दिया रहता है t का टर्म में, हम लोग ds dt करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ पर उल्टा करके हम लोग करना पड़ेगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं? एक्सीलरेशन इक्वल्स टू dx dt करके करते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। उल्टा करके मुझे फिर से घुमाना है। तो इधर अगर मैं पहले करूँ dt अपॉन dx तो क्या हो जाएगा? 2x अपॉन 1। तो यहाँ से मैं फिर से अगर d2x बाई dt2 करूँ तो क्या हो जाएगा? सॉरी, a इक्वल्स टू d2x बाई dt2 होता है, v इक्वल्स टू dx dt होता है। फिर से अगर एक टर्म डेरिवेटिव करूँ तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? x² प्लस x बोला है। सो सबसे पहले मुझे ये वाला आया। तो अभी एक चीज़ देखिए, ये वाला मैं अभी नहीं करूँगा। अभी मुझे dt dx वाला मिल गया, तो 1/v क्या निकला है? 2x प्लस 1। dx dt हमें क्या पता है? v इक्वल्स टू dx dt। सो 1/v ये वाला है, तो v क्या हो जाएगा? 1/2x प्लस 1, या इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 1 होल टू द पावर -1 लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। सो अगर मैं इधर करूँ dv अपॉन dt तो क्या होगा? -1 आगे आ जाएगा, 2x प्लस 1 होल टू द पावर -2। दैट इज एक्सीलरेशन क्या आ गया? -1/2x प्लस 1 होल स्क्वायर। देख लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। -1 एक मिनट, कहाँ पर कुछ गलती? ओ अच्छा, यहाँ पर एक 2 आएगा, तो ये 2 था, ये 2 तो बाहर आएगा। 2 के लिए तो यहाँ पर एक 2 बाहर आएगा। सॉरी, अंदर 2 था ना, 2 बाहर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? -2/2x प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि -1 है। 2x प्लस 1 होल -2/2x प्लस 1 होल स्क्वायर, या होल के 1 मिनट 2x -1 हो रहा है। तो अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूँ होल स्क्वायर ही तो हो रहा है, होल स्क्वायर ऑप्शन नहीं दिया है। इजी क्वेश्चन, इतना क्यों मैं डर रहा हूँ इसको। 2x प्लस 1, एक मिनट, x² प्लस x दिया है, dt dx 2x प्लस 1, 1/v क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1, 2x -1, तो -1 इधर हो जाएगा। सो -1 इधर है, dv dt जब करेंगे, ओहो सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया। यहाँ पर मेरा वेलोसिटी आया है 2x प्लस 1 होल टू द पावर -1, ये वाला आया है 2x -1 होल टू द पावर -1। अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे v निकला है, अभी मुझे करना है एक्सीलरेशन। सो एक्सीलरेशन का मतलब है dv dt। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt कर सकता हूँ मैं, dv अपॉन dx इंटू dx बाई dt। सो dv अपॉन dx मुझे निकालना है, तो dv अपॉन dx में इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dy dx होल टू द पावर
2x माइनस वन होल टू द पावर माइनस वन। और dx dt क्या है, dx dt हमें ये वाला निकला है, dx dt ये वाला हमारे पास निकला है, क्योंकि dx dt का मतलब ही तो क्या है 1/v, और dx dt का मतलब ही तो क्या है v निकला है। सो v का वैल्यू क्या निकला ये वाला। सो d/dx ये वाला जब करेंगे सो ये वाला क्या आ जाएगा -2/2x माइनस वन होल स्क्वायर आ जाएगा, इंटू v का मतलब क्या है, v का मतलब है ये वाला 1/2x प्लस वन इंटू 1/2x प्लस वन, और यहाँ पर प्लस था 2x प्लस वन, 2x प्लस वन ये वाला आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, फाइनल आंसर मेरा आ रहा है -2/2x प्लस वन होल क्यूब, ये वाला फाइनल आंसर आ रहा है। यहाँ पर मैंने गलती कर दिया था, ये वाला चीज़ करना पड़ेगा, dv/dt मतलब dv/dx इंटू dx/dt। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ये वाला अच्छा, इस क्वेश्चन का लेवल को मैं अच्छा बोल सकता हूँ, इसको लिख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन को मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 क्या बोलता है, क्वेश्चन 17 कहाँ गया, हाँ, और ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चारों ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन तो होगा ही नहीं, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये फॉर्मूला पुटिंग ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का है। इस तरफ फोटो करंट है, ये फोटो करंट, यहाँ पर करंट है, यहाँ पर इंटेंसिटी है, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये वाला ग्राफ करेक्ट होगा, इसमें देखने का कुछ बात है ही नहीं, यही वाला करेक्ट होगा। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर 2, ऑप्शन ए ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 18 क्या बोला है, क्वेश्चन 18 बोला है ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving around origin with constant force f, pulling it towards origin. A Bohr's model is used to describe its motion. The radius of the nth orbit and particle speed depend on क्या होगा। अच्छा, सो बोला है एक फोर्स में मूव कर रहा है और इसको मतलब फोर्स जो मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑरिजिन, मींस मूविंग कांस्टेंट फोर्स पुलिंग इट टुवर्ड्स द ऑरिजिन। सो एफ इक्वल्स टू क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर, हमें यह पता है, एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ये पता है। ये बोर्स मॉडल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन, तो मुझे ये चाहिए। अभी मुझे और क्या पता है, एल इक्वल्स टू एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई पता है, ये हमें पता है। सो मुझे रेडियस और एन के बीच में रिलेशन चाहिए, ठीक है, ये हमारा पहला काम है। सो अभी क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ से v का वैल्यू पुट करूँ, v का वैल्यू क्या आ रहा है, एन एच बाई 2 पाई एम इंटू आर, ये देखिए एम इंटू आर नीचे आ जाएगा, ये वाला v आ जा रहा है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको अगर इधर पुट कर देंगे तो f क्या आएगा, f आएगा m बाई आर, वी स्क्वायर का जगह क्या होगा, एम स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर आर स्क्वायर, ये वाला होगा। सो यहाँ पर एक m कट जाएगा, और यहाँ पर मुझे ये बोला है m कट जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब। सो यहाँ से एक चीज़ देखिए, आर क्यूब इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम, एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम, इधर एफ आ जाएगा इंटू एन स्क्वायर। अभी देखिए बोला है यहाँ पर फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स, तो मतलब ये जो पूरा पार्ट है ये है कांस्टेंट वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूँ आर क्यूब इक्वल्स टू के इंटू एन स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा जो पार्ट है ये क्या है, कांस्टेंट है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, ये वाला आ जा रहा है। तो यहाँ से क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर 2/3, आर प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर 2/3, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4 करेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑप्शन 4 मेरा करेक्ट हो जाएगा। और वेलोसिटी का भी अगर निकालेंगे तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन अलग अलग है, तो एक करने से दोनों का आंसर मिल जाएगा, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, आर प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर 2/3। डन, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 कहता है, ओहो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19 स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन वाकई हार्ड ही है, तो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसको मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ कैसे करना है। बोला है एक मेरा मरकरी का बॉब मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर मेरा पॉइंट है P,
ये बोला है, ये लेंथ बोला है एल, ये लेंथ बोला है एल, ये ओ, ये एंगल बोला है थीटा। तो यहाँ से एक सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, इसका लेंथ एल है, एम वी स्क्वायर बाई बाहर की तरफ जाएगा और यहाँ पर थीटा है। सो मतलब इस तरफ क्या होगा, इस तरफ अंदर की तरफ भी एक थीटा होगा, दैट इज ये एम वी स्क्वायर बार उस तरफ है और इसका अंदर की तरफ क्या फोर्स होगा, यहाँ पर एम जी एल। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, अगर यहाँ पर ये थीटा है, सो ये वाला अगर मेरा एम जी है, सो इस तरफ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी एल कॉस थीटा हो जाएगा। सो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है कि हॉरिजॉन्टल रेशियो ऑफ द स्पीड क्या होगा। तो एक चीज़ हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं, एम जी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम कट गया, सो जी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, ये वाला आ रहा है, ठीक है, वी स्क्वायर बाई आर आ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रेशियो ऑफ स्पीड भी बॉब पॉइंट आर क्या होगा, मतलब बोला है कि हमारा इफ द स्ट्रिंग गेट्स स्लैक एट सम पॉइंट पी मेक एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रेशियो ऑफ द स्पीड भी ऑफ द बॉब एट पॉइंट आर टू द इनिशियल स्पीड वी जीरो क्या होगा। सो इसका एक फॉर्मूला था, इसका टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला था, इसको याद करके आप लोग को मैं अगर बोल दूँ, जनरली इसका फॉर्मूला था 1 प्लस डी वी अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला था। अभी ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, ये वाला थोड़ा आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस का भी पार्ट है, ये जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा डायरेक्ट मैं बोल दे रहा हूँ, ये वाला जो 3 पार्ट है ना, ये जो हमारा जो 2 + 3 साइन थीटा है, ये वाला आंसर करेक्ट होगा। कैसे हो रहा है ये अभी मैं आप लोग को नहीं कराऊंगा, साइन थीटा बाई 2 + 3 साइन थीटा होल टू द पावर हाफ, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये आप लोगों का नीट का लेवल का क्वेश्चन नहीं था, ये वाला थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था और मैं रिकमेंड करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग छोड़ के आए एग्जाम में, इसको अगर करके आते हैं तो टाइम जाएगा और गलत होने का भी ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए ज़्यादा हार्ड लेवल हो जा रहा है, मैं आप लोगों को यहाँ तक रखता हूँ, इसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 कहता है, अच्छा फुल वेव रेक्टिफायर दिया है, क्वेश्चन तो स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और हमारा पहले 5 बोला है, वी इनपुट बोला है कितना 220 साइन 100 पाई टी, 220 100 पाई टी, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, ओमेगा का वैल्यू आ गया 100 पाई, दैट इज 2 पाई बाई टी कितना आ गया 100 पाई, तो टी कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 2 टी आ जाएगा 2 पाई बाई 100 पाई, तो पाई पाई कट गया तो 1 बाई ओमेगा 100 पाई, तो 2 पाई बाई टी हो गया हमारा ये वाला। तो हमारा टाइम पीरियड आएगा 1/50 सेकेंड आ गया, 1/50 ओमेगा टी, ओमेगा 2 पाई बाई एफ, तो टाइम पीरियड मेरा 1/50 आ चुका है। तो 15 सेकेंड में कितना होगा, 1/50 आया है, 1 मिनट, 1/50 मतलब कितना होता है, 1/50 मतलब 1/50 हो रहा है इधर 100 पाई टी, ओमेगा का मतलब है 2 पाई बाई टी। अच्छा ठीक है, ठीक होने दीजिए। तो बोला है जब टी हमारा 15 सेकेंड होगा, टी हमारा 15 सेकेंड होगा, तब हम क्या करेंगे, टी को 15 सेकेंड में कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा, कौन सा रिवर्स बायस होगा। तो देखिए टी को 15 मतलब क्या, ये जो ओमेगा टी है, ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा टी, तो ओमेगा का वैल्यू है 100 पाई, टी का वैल्यू कितना हो जा रहा है 15 सेकेंड। सो 15 सेकेंड में क्या होगा, 15 सेकेंड में हमारा ये क्या पीरियड होगा ये मुझे चाहिए। तो एक चीज़ देखिए, टोटल यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया है, सो 220 साइन 100 पाई टी बोला है। तो ये जो हमारा ग्राफ है कुछ इस तरह से जाएगा, ये वाला मेरा t/2 है, ये वाला मेरा t है, t/2 है, ये वाला मेरा t है। सो 15 सेकेंड मतलब कौन सा टाइम टर्म में जा रहा है, 15 सेकेंड मतलब कौन सा टर्म में जा रहा है, टाइम पीरियड मेरा क्या होगा, टाइम पीरियड मेरा क्या होगा, जब t = 15 बिठाऊंगा तो ये मेरा कौन सा फेज होगा, t = 15 बिठाने से इसको 3.14 कीजिए, 314 × 15, तो नियरली इक्वल्स ये जो आएगा ये मेरा इस रेंज में आएगा। तो नीचे की तरफ होगा, तो नीचे की तरफ होने से नीचे की तरफ जब होगा तो ऊपर वाला मेरा क्या होगा, ऊपर वाला मेरा D1 होगा रिवर्स बायस और D2 होगा फॉरवर्ड बायस। तो आंसर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, D1 होगा क्या होगा रिवर्स बायस में और D2 क्या होगा फॉरवर्ड बायस में। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। D2 मतलब ऊपर देखिए ये वाला होगा रिवर्स बायस में, नीचे होगा फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन 21 बोला है एक बलून दिया है और उसका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं सिंपली जो लास्ट में देख रहा हूँ ये टाइम के साथ ये एक रिलेशन दिया है। टाइम पीरियड इक्वल्स टू एस टू द पावर अल्फा, ए टू द पावर बीटा, रो टू द पावर गामा एंड आर टू द पावर डेल्टा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है m0 l0 t टू द पावर 1। राइट हैंड साइड में क्या होगा, एस दे सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन मतलब फोर्स बाय लेंथ, तो इसका डायमेंशन क्या होता है m t टू द पावर -2 होल टू द पावर अल्फा। उसके बाद ए क्या बोला है, ए बोला है एरिया बोला है, तो मतलब l स्क्वायर, तो l टू द पावर 2 बीटा। रो क्या डेंसिटी बोला है, रो बोला है डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी का होता है m l टू द पावर -3 इसका होल टू द पावर गामा। और r क्या बोला है, r बोला है रेडियस, रेडियस भी एक लेंथ है, तो l टू द पावर डेल्टा। तो सबसे पहले अगर सबको मैं इक्वेट करूँ तो क्या होगा, m टू द पावर अल्फा प्लस गामा इंटू l टू द पावर क्या होगा, l टू द पावर 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा, और क्या होगा t टू द पावर -2 अल्फा, t टू द पावर -2 अल्फा। तो कंपेयर करेंगे इसके साथ m0 l0 t1, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा -2 अल्फा इक्वल्स टू 1। देखिए टी कंपेयर करेंगे तो अल्फा क्या आ गया -12, अल्फा आ गया -12। इसको और इसको कंपेयर करेंगे, अल्फा प्लस गामा क्या हो जाएगा 0, सो गामा क्या हो जाएगा -अल्फा दैट इज हाफ हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू आ गया -12, गामा का वैल्यू आ गया हाफ, और क्या होगा ये मिल गया। अभी इसको और इसको कंपेयर करेंगे, 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास क्या निकल गया, 2 बीटा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 3 गामा दैट इज 3/2। तो अभी देख लेते हैं इससे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। सो सबसे पहला ऑप्शन देखिए अल्फा इक्वल्स टू -12 कहाँ है, ऑप्शन 3 और 4 में अल्फा -12 दिया है, ठीक है। गामा का वैल्यू 1/2 कहाँ दिया है, गामा का वैल्यू 1/2 ऑप्शन 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अल्फा का वैल्यू क्या दिया है -12, अल्फा का वैल्यू -12 दिया है। उसके बाद बीटा का वैल्यू दिया है -1, बीटा का वैल्यू दिया है -1, गामा का वैल्यू दिया है 1/2 एंड डेल्टा का वैल्यू दिया है 7/2। सो ये वाला मेरा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। तो देखिए इसको भी अगर मिला के देखेंगे 3/2 आएगा, 2 बीटा प्लस गामा कीजिए, 2 बीटा करेंगे तो -2 प्लस डेल्टा करेंगे डेल्टा 7/2। सो इधर हमारा -2 प्लस 7/2 कितना होगा 3/2 होगा, तो हमारा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। हो गया डन। मैं हट जा रहा हूँ, इसको देख लीजिए। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, उसको छोड़ने के लिए था, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन इजी था, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। ये वाला तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22, एक माइक्रोस्कोप बोला है, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ आईपीस बोला है, ट्यूब लेंथ बोला है, डिस्टेंस बोला है, मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला हमें पता है, क्या फार्मूला पता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू लीस्ट एल इंटू डी बाई f0 इंटू एफ। फार्मूला में बिठाने से ही हो जाता। तो एल का वैल्यू क्या है, एक है 40 इंटू 25, और फोकल लेंथ कितना बोला है 4 और 2, 4 इंटू 2, सो 4 इंटू 10, 2 इंटू 5 दैट इज कितना होता 125 होता मैग्निफिकेशन। डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट फार्मूला में बिठाने से हो जाता। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। देखने का क्या है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला में बिठाएंगे करेंगे, ज़्यादा देखने का क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 क्या बोला है, दो आइडेंटिकल पॉइंट मासेस बोला है k1 k2 ऑसिलेट वर्टिकली, द मैक्सिमम स्पीड आर रेशियो AQ/AP। तो हमारा क्या होगा, तो हमारे पास क्या पता है, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग दिया है, एक स्प्रिंग दिया है, तो स्प्रिंग का ओमेगा क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, टाइम पे 2 पाई m/k, तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई/t, 2 पाई/t होता है। सो क्या हो जाएगा k/m हो जाएगा, √k/m हो जाएगा ओमेगा। तो क्वेश्चन में बोला है अगर एम्पलीट्यूड AQ/AP होता है, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड या हमारे पास क्वेश्चन में बोला है एक्सीलरेट स्पीड, सो हमारे पास स्पीड का वैल्यू क्या होता है -ω²x, मैक्सिमम स्पीड क्या होगा Vmax क्या होगा -ω²a।
तो क्वेश्चन में बोला है कि रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, इफ द मैक्सिमम स्पीड आर इन द रेशियो ए क्यू बाई ए पी, एम्पलीट्यूड क्या होगा मैक्सिमम स्पीड। सो V1 बाई V2 मैक्स क्या होगा, ओमेगा 1 स्क्वायर ए, यहाँ पर बोला ए क्यू बोला है, ओमेगा क्यू ए क्यू बाई ओमेगा पी स्क्वायर ए पी, ये बोला है। सो मुझे ये चाहिए दोनों का, अगर ये इसका वैल्यू क्या है 1 दिया है, सो ए क्यू बाई ए पी क्या हो जाएगा, ओमेगा पी बाई ओमेगा क्यू ये वाला होगा, ओमेगा पी बाई ओमेगा क्यू ये वाला होगा। अभी देखो क्या क्वेश्चन में बोला है, अभी बोला है कि इसका होल स्क्वायर होगा, सॉरी इसका होल स्क्वायर। अभी हमें पता है ओमेगा का मतलब के का ऐसे रिलेशन है, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा के पी बाई के क्यू, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा के पी बाई के क्यू, या इसको मैं बोल सकता हूँ K1 बाई K2, K1 बाई K2। सो मेरा ए क्यू बाई ए पी क्या हो जाएगा K1 बाई K2 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24, क्वेश्चन 24, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट, तो एक में प्लस होगा प्लस चार्ज, एक में माइनस होगा। ठीक है, पैरेलल प्लेट सर्कुलर प्लेट से बनाया गया है। सो द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब यहाँ से जब मैं जाऊँगा ऐसा करके जब पैरेलल प्लेट बन रहा है, तो यहाँ पर तो जो बोला है कि हमारा इंक्रीजिंग द सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट विद टाइम। सो सबसे अच्छा मतलब सबसे करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, सो यहाँ पर हमारा जो बोला है कि द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, लेकिन सेंटर के यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कॉर्नर में रहेगा, सेंटर में जीरो हो जाएगा, तो कौन सा आंसर होगा, सो जीरो बिटवीन द प्लेट्स, नॉन जीरो आउटसाइड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, दैट इज जीरो बिटवीन प्लेट्स एंड कांस्टेंट कहाँ पर होगा, आउटसाइड में हमारा कांस्टेंट होगा। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 बोला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद डाइपोल दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, डाइपोल रोटेटेड थ्रू एंगल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन। दैट इज पोटेंशियल कितना दिया है, पोटेंशियल दिया है हमारे पास पोटेंशियल दिया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना बोले 5 × 10⁻⁶, 5 × 10⁻⁶। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 4 × 10⁵। कॉस कितना 60 डिग्री बोला है, और कहाँ से शुरू किया, कॉस 0 डिग्री से शुरू किया, क्योंकि शुरू हो रहा है तो मतलब कहाँ से कॉस 0 डिग्री से शुरू होगा। तो 5 × 4 क्या होगा 20, 10⁻⁻1, कॉस 60 का वैल्यू है -2 माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1, सो -2 × -½ तो माइनस माइनस कट गया, तो कौन सा आंसर होगा 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन हमारा देखते हैं 1 है कि नहीं। यस ऑब्वियसली 1 जूल हमारा ऑप्शन है, तो करेक्ट कौन सा होगा 1 जूल हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। देखिए फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग खटाने का नहीं था, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था। सो आगे बढ़ते हैं, चलिए टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 क्या बोला है, क्वेश्चन 26 क्या बोला है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 26 बोला टू आइडेंटिकल इंक्लाइन सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ एंड सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल, वन ऑफ देम इज रफ अनदर इज स्मूथ, ए बॉडी टेक्स 2 times एज मच टाइम स्लाइड ऑन अ रफ सरफेस देन ऑन द स्मूथ सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक यहाँ पर दो सरफेस है इंक्लाइन प्लेन, दो सरफेस है, एक है स्मूथ, मैं साइड में बना रहा हूँ समझ पाएंगे, दो सरफेस है, एक है स्मूथ एक है रफ, दोनों टाइम में बॉडी नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन जब बॉडी रफ में गिर रहा है तो उधर है ऊपर की तरफ फ्रिक्शन काम करेगा, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन क्या होगा 0 होगा, स्मूथ में फ्रिक्शन 0 होगा। तो बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो पहले टाइम में देखिए इधर अगर एंगल मेरा, यहाँ पर मेरा एंगल अगर मेरा क्या दिया है 45 डिग्री थीटा एंगल है, तो ये वाला होगा mg cos थीटा, ये वाला होगा mg sin थीटा। तो पहला कंडीशन में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पहला कंडीशन में केस 1 में टाइम पीरियड क्या होगा
टाइम पीरियड होगा हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू mg sin थीटा, लेकिन उधर क्या है फ्रिक्शन है, तो उसमें हमारा टाइम पीरियड होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, क्योंकि उधर हमारा फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो अभी हमें क्या चाहिए, अभी मुझे ये चाहिए, क्या बोलते हैं, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू चाहिए। और बोला है अ बॉडी टेक्स 2 टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन द रफ सरफेस, सो T2 बोला है, 2T1 बोला है, तो दोनों को मैं अभी डिवाइड कर दूंगा। तो T2/T1 अगर करूँ तो क्या रहेगा, mg sin थीटा बाई mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ओ अच्छा सॉरी, एक मिनट, इसका तो होल स्क्वायर हो, क्योंकि टाइम पीरियड निकालना है ना, इसका होल स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला मैं ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, ये डाटा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा। होल टू द पावर हाफ होता है, स्क्वायर नहीं, होल टू द पावर हाफ होता है। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, डायरेक्ट जो फॉर्मूला यहाँ से कहाँ से कर रहा हूँ अभी मैं बोल दे रहा हूँ। हमारे पास यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं इस तरह, फोर्स से हम लोग क्या करते हैं, फोर्स से टाइम पीरियड, वहाँ से टाइम पीरियड जब निकालेंगे क्या होता है, वहाँ पर हमारा टाइम पीरियड है 2πr/t करके टाइम पीरियड करते हैं, वहाँ पर एक अंडर रूट का टर्म आता है, वहाँ बहुत बड़ा डेरिवेटिव है, मतलब डेरिवेशन में नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट ये वाला होता है। सो T2 बोला है 2T1, सो T2 मतलब 2T1, तो 2T1/T1 इक्वल्स टू mg, ऊपर नीचे से मैं mg हटाएगा दूँ तो sin थीटा बाई sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा होल टू द पावर हाफ, कट गया, बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे तो 4 इक्वल्स टू sin थीटा का मतलब क्या है, ये सब क्वेश्चन में तो बोला 45 डिग्री, क्वेश्चन में कितना बोला 45 डिग्री बोला है क्वेश्चन में, देखिए हाँ 45 डिग्री बोला है, तो ये सब क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ये वाला क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 मतलब इधर 2 होगा, मतलब होल स्क्वायर करने से 4 होता है, ठीक है, मैं एक स्टेप बढ़ा ही दे रहा हूँ। sin 45 1/√2 माइनस म्यू/√2 होल स्क्वायर, सो क्या होगा 1/1 माइनस म्यू, इसका हाफ है तो बहुत सारे होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, सो 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 4 न्यू, सो 4 न्यू क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 दैट इज 3, सो न्यू क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, तो 3/4 ऑप्शन है। 3/4 मतलब कितना होता है 3/4 47 0.7 हाँ ऑप्शन है, सो 0.75, तो कितना हो गया मेरा 0.75 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए समझ पाए कि नहीं, ये वाला थोड़ा फॉर्मूला हमें जानना चाहिए था शॉर्टकट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 क्या बोला है, 27 बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग n इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन स्टेट इज क्लोज टू क्या होगा, तो हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा n इक्वल टू 2 स्टेट के लिए, n इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, और बोर रेडियस बोला है R0 बोला है 0.052 नैनोमीटर, ये वाला बोला है, तो क्या होगा हमारे पास क्या पता है R इक्वल्स टू R0 इंटू एन स्क्वायर, ये पता है, सो n कितना बोला है 4 बोला है, सो 4 R0 हमें पता है, या 4 इंटू 0.052 10⁻�9 मीटर, ये हमारा क्या रेडियस है। अभी हमारे पास और क्या पता है, L इक्वल्स टू MVR इक्वल्स टू NH/2π, हमें क्या चाहिए MV का वैल्यू चाहिए, सो MV क्या हो जाएगा NH/2πr, और हमें क्या पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू H/mv, H/mv करेंगे, सो H/mv का वैल्यू क्या है ये वाला, सो NH/2πr, H कट गया तो क्या पड़ा रहेगा 2πr/n, वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। 2πr का वैल्यू क्या है 2 3.14, r का वैल्यू क्या है, ये वाला है r का वैल्यू 4 इंटू 0.052 10⁻⁹ बाई n कितना है, n है 2, क्योंकि n इक्वल्स टू 2 स्टेट, 2 कट गया, सो क्या होगा आंसर 0 पर इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा आंसर आएगा कि 0.052 3.14 मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, सो 8 2 6 22 7 5 6 15, सो इधर क्या आ रहा है 8 2 1 6 3 2 8, सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू क्या करेंगे 4 करेंगे तो क्या आएगा 4 is 32 3 4 2 8 11 1
12 13 1 4 से 24 25 1 5 0.55 0.55312 10⁻⁹ क्या होगा, इतना मीटर होगा। तो क्वेश्चन में किस में पूछा है, नैनोमीटर में पूछा है शायद, या किस में पूछा है। सो मेरा करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, करेक्ट आंसर मेरा हो रहा है 424 414.55 नैनोमीटर मेरा आ रहा है। 0.55 नैनोमीटर के आसपास, इधर तो कुछ देख नहीं रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। 0.67 नैनोमीटर है, तो शायद मेरे कैलकुलेशन में कहीं पर कुछ गलत हो चुका है, लेकिन मेरा ये फॉर्मूला सही है, इसमें पुट कर देंगे हो जाएगा। फॉर्मूला पुट कर, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा चेक कर लेना, मल्टीप्लिकेशन सही हो रहा है कि नहीं चेक कर लेना, फिर हम लोग देख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। ये कुछ नहीं है, फॉर्मूला में देखिए ना, मैंने जो बिठाया हुआ था न्यूमेरिकल चेक कर लेना, डाटा ठीक है कि नहीं। उसके बाद जो होगा, कैलकुलेटर तो मेरे पास है नहीं, आप लोग करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। Question 20. Sun rotates around its center once in 27 days. What will be the period of revolution of the sun so to expand twice its present radius without any external influence? तो कैसे करेंगे, अभी करेक्ट जो अभी टाइम पीरियड बोला है कितना, 27 डेज बोला है। अगर अभी बोला है, अगर एक्सपांड ट्वाइस इज प्रेजेंट रेडियस, अगर रेडियस अगर मेरा अभी R1 है, सो R2 मेरा 2R1 हो जाएगा, तो क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन सम करना पड़ेगा। I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2। सो एक स्पीयर, सॉलिड स्पीयर है, दैट इज 2/5 m R1 स्क्वायर इंटू 2π/T1 इक्वल्स टू 2/5 m R2 स्क्वायर इंटू 2π/T2। पाई कट गया, 2/5 कट गया, m कट गया। सो मेरा T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा T1 इंटू R2/R1 इसका होल स्क्वायर। तो T1 कितना बोला था, 27 डे। R2 कितना बोला है, R2 बोला 2R1, दैट इज 2/R1 कट गया, दैट इज 27 इंटू 4, क्या होगा 4 7 28 208 डेज हो जाएगा हमारा आंसर। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 108 डेज। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 क्या कहता है, फिजिकल क्वांटिटी दिया है P इक्वल्स टू A³ B² C√D ये बोला है। सो बोला है परसेंटेज एरर P क्या होगा। इसमें क्या समझाना है, कितना बार मैंने एरर करते करते ये वाला कराया था। सो डेल्टा P/P 3 डेल्टा A/A प्लस 2 डेल्टा B/B प्लस डेल्टा C/C प्लस डेल्टा D/D। इधर पावर हाफ है तो आगे एक हाफ आ जाएगा, टू द पावर हाफ है तो हाफ आ जाएगा। तो इसका परसेंटेज बोला है क्या, A का बोला है हमारा 1%, दैट इज 3 इंटू 1% प्लस कितना दिया है 2 इंटू सेकेंड वाला का कितना परसेंट दिया है 3% प्लस थर्ड वाला का कितना दिया है, थर्ड वाला का बोला है 2% प्लस हाफ फोर्थ वाला का दिया है 4%। तो क्या होगा 3 + 6 + 2 + 2 दैट इज 3 6 9 + 4 13%। तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा 13%। क्वेश्चन नंबर 4 होगा करेक्ट आंसर। क्या है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन दिया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय 2 स्लैब्स D। 2 स्लैब्स आर डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 दिया है, थिकनेस दिया है। ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिकम्स 2 टाइम्स लार्जर देन देयर इज नथिंग बिटवीन द प्लेट। सो K1 K2 क्या होगा। अच्छा ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सेपरेटेड बाय D। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पर प्लस प्लेट है, यहाँ पर माइनस प्लेट है। दोनों का बीच में सेपरेशन कितना है, दोनों का बीच में सेपरेशन है D। दोनों का बीच में सेपरेशन है D। अभी बोला है दो तो अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दो तो अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इधर क्या है बोला है, ये वाला डिस्टेंस है 3D/8 और ये वाला बोला है D/2। यहाँ पर K1, यहाँ पर है K2। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक है K1 और एक है K2। सो ये बोला है
ड्यू टू दिस द कैपेसिटेंस बिटवीन द 2 टाइम्स लार्जर देन देयर नथिंग बिटवीन द प्लेट। सो K1 का बोला है तो वैल्यू ऑफ K1 क्या होगा। सो हमारे पास पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या, जब कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक रहता है तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी बाई K1 D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब रहता है ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है। सो बोला है कैपेसिटर बिकम्स 2 टाइम्स लार्जर देन व्हेन नथिंग बिटवीन द प्लेट्स। तो मतलब पहले जो था C1 क्या था, ये C2 है, C1 क्या था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अभी क्वेश्चन में बोला है C2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ C1, ये बोला है C2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ C1। सो इधर क्या होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2, बोथ साइड ये वाला कट जाएगा तो क्या पड़ा रहेगा 1 बाई D1 बाई K1 प्लस 1 बाई D2 बाई K2। D1 कितना बोला है, D1 बोला है हमारा 3D बाई 8, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ D1 बाई K1 प्लस D2 बाई K2 इक्वल्स टू D। तो D का वैल्यू क्या दिया है 3D बाई 8, सो 3D बाई 8 K1 प्लस D बाई 2 K2 इक्वल्स टू D। D कैंसिल, सो 3 बाई 8 K1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 8 K1 1 बाई 2 K2 इक्वल्स टू 1, ये वाला आ रहा है। तो क्वेश्चन ने पूछा K1 का वैल्यू क्या है। सो K1 का वैल्यू क्या है, तो इसको अगर मैं इधर लिखूं तो एक चीज़ देखिए, इसको मैं इधर लिख रहा हूं। अभी K1 बोला है 1.25 K2, K1 बोला है 1.25 K2, तो 3 बाई 8 इंटू 1.25 क्या बोला है K2 बोला है, क्वेश्चन में बोला है क्योंकि K1 इक्वल्स टू 1.25 K2 इक्वल्स टू प्लस 1 बाई 2 K2 इक्वल्स टू 1। तो दोनों में से 1 बाई K2 अगर कॉमन ले लूँ क्या पड़ा रहेगा 3 बाई 8 इंटू 1.25 क्या होता है 8 5 44, 8 2 16 और 4 20, सो 9 10, तो यहाँ पर 10 होगा शायद। 1.25 3 बाई 10 प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 1, सो K2 क्या हो जाएगा 10 3 प्लस 2 इंटू 5 दैट इज 8 बाई 10, दैट इज क्या हो रहा है 4 बाई 5 हो रहा है। सो K1 क्या होगा 1.25 इंटू 4 बाई 5, 5 इंटू 2 10 25, तो 0.25 क्या होगा 0.1 हो जाएगा। सो K1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.1, K1 का वैल्यू 0.1। यहाँ पर क्या मैंने सही किया, इधर 8 इंटू 1 क्वेश्चन तो सही कर रहा हूँ 5 3 8 4 बाई 5 ये K2 आया है। अभी K1 है 1.25 K2 1.25, सब सही हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देख लेते हैं सही पर, सब सही करें। यहाँ पर मैंने सही किया 1.25, हाँ यहाँ पर 10 ठीक ही है, ठीक है 0.1 निकल रहा है। 1.25 थिकनेस ड्यू टू द कैपेसिटर 2 टाइम्स लार्जर देन व्हेन देयर इज नथिंग बिटवीन द प्लेट, ये भी मैंने सही किया तो ठीक ही हो रहा है। इसको थोड़ा मेरा इधर कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना सही हो रहा कि गलत, बाकी सब इधर ओवरऑल ठीक हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए मेरा ओवरऑल सही हो रहा है, इससे थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देख लेते हैं। सो 31 क्या बोला है, क्वेश्चन 31 बोला है बॉल ऑफ मास 0.4 kg या 5 kg ड्रॉप फ्रॉम हाइट h। मतलब एक बॉल है, यहाँ से यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, तो नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर गया। सो h1 जो पहला हाइट था वो कितना होगा 40 मीटर, सेकेंड जो h2 हाइट होगा ये क्या होगा 10 मीटर होगा। सो हमारा इम्पल्स कितना होगा ये पूछा है। तो पहला वाला कंडीशन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 GH, दैट इज 2 इंटू जी। कितना g का वैल्यू अगर मैं इधर 9.8 लेने के लिए बोला है, ठीक है मैं इसको भी ऐसा रखता हूँ। तो पहला कंडीशन में v1 क्या निकल गया √2 GH1, और सेकेंड कंडीशन में क्या होगा v2 होगा √2 GH2 दोनों होगा। अभी इम्पल्स का मतलब क्या है, इम्पल्स का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इम्पल्स क्या होगा, तो फिर सो क्वेश्चन में बोला है द इम्पल्स इंपॉर्टेंट बॉल विद द ग्राउंड इज, तो इम्पल्स कितना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब m v2 माइनस m v1। सो m कॉमन ले लेंगे तो v2 माइनस v1 m
V2 माइनस V1, सो इसका वैल्यू क्या होगा 2, जी का वैल्यू अगर 10 ही लेते हैं इंटू एच का वैल्यू 40 है, तो इधर नियरली इक्वल्स टू 4 इंटू 10 400, दैट इज 400 का मतलब 20√2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। इसको अगर मैं लेता 2 इंटू 10 H2 अगर मैं 10 लेता तो यहाँ पर मेरा 10√2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो यहाँ पर मैं एक्यूरेट आंसर आएगा, 9.8 लेने के लिए बोला है तो एक्यूरेट एक आंसर आएगा। और बॉल का मास कितना बोला 0.5, V2 कितना है, V2 है 20√2 माइनस 10√2, दैट इज 0.5 इंटू 10√2, तो दैट इज क्या हो जाएगा 5√2 इम्पल्स आ रहा है, 5√2 का मतलब क्या आ रहा है 5 इंटू 1.41, तो नियरली इक्वल्स टू मेरा 7 न्यूटन सेकंड आ रहा है, नियरली इक्वल्स टू 7 न्यूटन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 31 कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32 बोला है दो सिटी है एक्स एंड वाई कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट। सो एक्स एंड वाई दो सिटी है। सो यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, ठीक है, कोई जा रहा है, 2 cities एक्स एंड वाई। अ गर्ल्स गोज विथ स्कूटी विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन एक्स, एक लड़की जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर, कौन सा डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। टू वाई नोटिस द बस गोज पास्ट हर एवरी 30 मिनट्स। जब एक लड़की स्कूटी में इस तरफ जा रही है तो एक बस हमेशा हर 30 मिनट में उसको क्रॉस कर रहा है इस तरफ। और क्या बोला है, और बोला है बस पास 30 मिनट्स इन द डायरेक्शन ऑफ हर मोशन और एवरी 10 मिनट्स इन द अपोजिट ऑफ हर डायरेक्शन। मतलब सोचिए एक लड़की इस तरफ जा रही है तो इस तरफ जब जा रही है एक बस उसको हमेशा 30 मिनट में क्रॉस करती है, और इस तरफ जब जाती है उसको हमेशा 10 मिनट में क्रॉस करती है एक बस। सो बोला है द चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द करेंट टाइम पीरियड ऑफ द बस सर्विस एंड द स्पीड अज्यूम। तो लड़की का स्पीड अगर बोल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर, लड़की का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, बस का स्पीड है v, तो पहले बोला है कि हर एक जब ये इधर जा रही है हर एक 30 मिनट में इधर क्रॉस कर रही है, हर एक 10 मिनट में इधर क्रॉस कर रही है। तो क्वेश्चन में बोला है ऑपोजिट डायरेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द बस सर्विस एंड द स्पीड अज्यूम कांस्टेंट ऑफ द बसेस। तो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो यहाँ पर जो दिया है इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा जो क्वेश्चन और टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड क्या होगा बोलिए तो, टाइम पीरियड हमारा जब इस तरफ जा रहा है, एक चीज़ देखिए जब इस तरफ जा रहा है हमारा, सो क्या हो जाएगा हमारा 60 माइनस भी हो जाएगा ना, जब सेम डायरेक्शन में जा रहा है रिलेटिव स्पीड, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा 60 प्लस भी हो जाएगा, 60 प्लस भी हो जाएगा। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी मेरा ऐड होता है, जब सेम डायरेक्शन में जाता है रिलेटिव वेलोसिटी मेरा माइनस होता है। तो अभी क्वेश्चन बोला है द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द बस सर्विस एंड द स्पीड एज्यूम्ड, क्या होगा। सो हमारे पास देखते हैं T1/T2 अगर करते हैं तो क्या ऊपर क्या होगा 60 माइनस v, और हमारा कितना टाइम में जा रहा है टोटल। एक चीज़ देखिए टोटल डिस्टेंस अगर मेरा अगर x है तो हर एक में जा रहा है रिलेटिव स्पीड आ रहा है तो 30 मिनट। सो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ 60 माइनस v इंटू 30 बाई 60 प्लस v इंटू 10, ये सेम होगा हमेशा। सो 10 कट गया, सो 180 माइनस 3v इक्वल टू 60 प्लस v, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4v इक्वल्स टू 180 माइनस 60, दैट इज कितना होगा 120 हो रहा है। तो ऐसे v कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला मेरे को ऑप्शन आ रहा है। और एक चीज़ बोला है कि टाइम पीरियड क्या होगा, सो 30 मीटर पर सेकेंड, इधर सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, इधर मेरा जो आएगा ये वाला मेरा 30 मीटर पर सेकंड में, इसको मुझे किलोमीटर पर आवर में करना पड़ेगा क्योंकि इधर नहीं, ये तो मेरा किलोमीटर पर आवर में निकलेगा क्योंकि ये तो किलोमीटर पर आवर था, 30 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो मोस्ट इसका जो एक्यूरेट आंसर है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर इसका जो आ रहा है, इसका एक्यूरेट आंसर मेरा ऑप्शन 2 आ रहा है। ऑप्शन 2 मेरा इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर आ रहा है, अभी तक मुझे ओरिजिनल लग रहा है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी थोड़ा मतलब लेंदी क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा मैं करवा रहा नहीं, लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर बोला है और वॉल्यूम 30 लीटर। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बोला वॉल्यूम 30 लीटर हैज़ 18.2 मोल्स ऑक्सीजन। आफ्टर सम टाइम ऑक्सीजन इज विथड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर
एंड 11 atm प्रेशर एंड टेम्परेचर 27, तो मास कितना निकला है। तो हमारे पास क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है PV इक्वल्स टू nRT, हमें पता है PV इक्वल्स टू, हमें क्या पता है, PV इक्वल्स टू nRT पता है। तो PV इक्वल्स टू अगर nRT होता है तो मुझे क्या चाहिए, n चाहिए। तो P कितना बोला है क्वेश्चन में P बोला, यह है PV बाई RT। सो क्वेश्चन में P कितना बोला है, देखिए 11 atm बोला है। सो 11 atm प्रेशर, वॉल्यूम कितना बोला है, वॉल्यूम बोला है 30 लीटर। R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू है 27 डिग्री सेल्सियस, R का वैल्यू है 100/12 बोला है, जूल पर मोल पर केल्विन। और T का वैल्यू कितना है 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस। अब इन सबको कैलकुलेट कर जो मोल निकालना है, तो ATM है और ये है, तो ATM को मुझे निकला पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो 11 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लीटर को जब मीटर क्यूब में करूंगा तो 30 × 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। ये वाला 100/12 × 300, इसको सॉल्व करेंगे इतना मोल आएगा। फिर n मतलब क्या निकलेगा, n मतलब हमारा निकलेगा W/m। सो m कितना है, जो भी निकलेगा इधर, तो ये वाला जो भी निकलेगा n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 32, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 जो निकलेगा वही आंसर होगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो नंबर ऑफ मोल निकलेगा उसको 32 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा ग्राम में। क्वेश्चन पूछे केजी में, उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर हम लोग लिख पाएंगे। समझ गए, ग्राम में कन्वर्ट करके उसको क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। हम लोग आसपास आ चुके हैं, 33 क्वेश्चन हो चुका है और 10-12 क्वेश्चन बाकी है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। चलिए 10-12 क्वेश्चन बाकी है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, देखते हैं वीडियो कितना बड़ा हो गया, थोड़ा देखते हैं। तो हमारा ऑलरेडी 1.5 घंटा का वीडियो हो चुका है। आगे बढ़ते हैं 34। तो 34 क्या होगा, एक ऐसा दिया है, ये दिया है, ये वाला बोला I करंट जा रहा है 1 हेनरी 5 वोल्ट, यहाँ पर बोला है 2 एम्पियर, AB बोला है। सो VA माइनस VB क्या होगा। सो ये वाला एक इंडक्टर है, तो यहाँ से हमारा कितना EMF होगा हमें पता है, V इक्वल्स टू -L dI/dt। तो ये वाला 1 बोला है। dI/dt कितना बोला है, dI/dt क्वेश्चन बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बोला है 2 एम्पियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बोला 1 एम्पियर। तो ये वाला क्या जाए -1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 वोल्ट, इधर क्या है 5 वोल्ट, और उधर क्या होगा 2 ओम रेजिस्टेंस है। 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए मेरा कितना करंट होगा, तो यहाँ से करंट जा रहा है मेरा कितना 2 एम्पियर करंट जा रहा है। तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, V इक्वल्स टू I × R, दैट इज 2 × 2, दैट इज 4 वोल्ट हो जाएगा। तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल VA माइनस VB, इसके लिए मेरा 1 वोल्ट 5 वोल्ट और 4 वोल्ट, 1 + 5 + 4 दैट इज 10 वोल्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये वाला 10 वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद 35 वाला क्वेश्चन, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा इधर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 होने का ज़्यादा चांसेस है, लेकिन ये हम लोग नीट का आंसर के लिए वेट करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसको अभी हम लोग रख देते हैं। तो इसमें थोड़ा गलती है क्वेश्चन में, मुझे जो लग रहा है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है ए मॉडल फॉर क्वांटाइज्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टेट दैट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज NH/E। तो फ्लक्स बोला है NH/E, फ्लक्स बोल दिया है NH/E। एक प्लैंक कांस्टेंट मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द लोएस्ट स्टेट विल बी, क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट लोएस्ट स्टेट में क्या होगा। मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है I × A। अभी हमें फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पता है, B × A पता है। सो B × A मतलब क्या है NH/E, NH/E ये हमें पता है। तो यहाँ से A का वैल्यू क्या आ गया, NH/E भी हमारा A का वैल्यू आ चुका है। और क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। सो करंट का वैल्यू क्या है, करंट का वैल्यू हमें पता है, I का वैल्यू हमें लिख सकते हैं। अब मैं बोला है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी, तो एरिया का हमें तो NH/E भी आ चुका है, NH/E भी आ चुका है। सो हमारे पास और एक चीज़ करंट क्या है, मैग्नेटिक स्टेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू E, प्लैंक कांस्टेंट E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज। सो एक चीज़ देखिए, हम लोग यहाँ पर I एरिया का क्या लिख सकते हैं
NH बाई EB, NH बाई EB लिख सकते हैं, NH बाई EB इन इज लोएस्ट एनर्जी स्टेट। अभी करंट का मतलब क्या है, करंट का मतलब है चार्ज बाई टाइम, हम लोग लिख सकते हैं चार्ज बाई टाइम। सो एक चीज़ देखिए, NHE बाई EB इंटू टाइम हम लोग लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन में बोला है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी स्टेट विल बी क्या है, तो जब T इक्वल्स टू 1, मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट में क्या होगा, T इक्वल्स टू 1 होगा और N इक्वल्स टू 1 होगा। जब ये बिठाएंगे तब मेरा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा HE बाई EB, HE बाई H, रुक एक गलती हो रहा है इधर, एक गलती हो रहा है। हमारे पास I इंटू ए, रुके एक चीज़ गलती हो रहा है, I इंटू ए, तो यहाँ से I का जगह क्या लिख सकते हैं, एक EVR बाई, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं एक फॉर्मूला और भी था, यहाँ पर थोड़ा गलती हो रहा है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं EVR बाई 2, ये भी एक फॉर्मूला था, EVR बाई 2 भी एक फॉर्मूला था, याद कीजिए EVR बाई 2 था, ये भी फॉर्मूला था। यहाँ से भी, यहाँ से आ रहा है ये पाई आर स्क्वायर, आई का जगह हम लोग लिख सकते हैं चार्ज बाई टाइम से हम लोग वहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि आई मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू आई इंटू ए, आई का मतलब है चार्ज बाई टाइम, इसको हम लोग ई लिख सकते हैं, ये वाला है पाई आर स्क्वायर, टाइम का जगह क्या हो जाएगा, टाइम का मतलब 2 पाई आर अपॉन वी, भी कट जाएगा, आर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा EVR बाई 2 हो रहा है ना, तो इस फॉर्मूला को मैं बिठा सकता हूँ, तो EVR बाई 2। तो यहाँ से एरिया का वैल्यू आया NH बाई EV, सो NH बाई EV हमारा एरिया का वैल्यू आ रहा है। सो यहाँ से हम लोग एरिया का मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर मतलब NH बाई EV, ये वाला आ रहा है, और यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा NH बाई EB इंटू पाई, ये वाला आ रहा है। और हमें और एक चीज़ पता है, R इक्वल्स टू MV बाई QB, तो इसको मैं EV भी लिख सकता हूँ, MV बाई EV भी लिख सकता हूँ। सो उसी का जगह मैं अगर मैं पुट कर दूँ, यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ, ये देखिए R का जगह मैं इधर देखूँ तो R का जगह R इक्वल्स टू MV बाई QB। सो यहाँ पर R का जगह क्या हो जाएगा, R का वैल्यू अगर पुट करूँ इधर MV M स्क्वायर V स्क्वायर बाई E स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल्स टू NH बाई EB इंटू पाई। तो क्वेश्चन किसका टर्म है, R भी नहीं है V भी नहीं है। सो यहाँ पर देखिए EB कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर मेरा जो V स्क्वायर का वैल्यू आएगा, V स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है मेरा क्या, NH इंटू EB बाई M स्क्वायर इंटू पाई। NH देखिए NH इंटू EB बाई M स्क्वायर इंटू पाई। सो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूँ E बाई 2, V क्या होगा, इसका अंडर रूट होगा, तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ NH EB बाई M स्क्वायर पाई, और R का वैल्यू क्या होगा NH EB पाई, इस पूरा का अंडर रूट होगा। तो देखिए क्या क्या कट जाएगा, इधर हमारे पास इधर कटेगा बोलने से उसका होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर n स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, EB हमारा कट जा रहा है, EB कट जा रहा है, तो क्या पड़ा रहेगा E बाई 2 n स्क्वायर h स्क्वायर बाई M स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसका होल टू द पावर हाफ। सो क्या हो जाएगा ENH बाई 2m पाई, ENH बाई 2m पाई, ENH बाई 2m पाई। अभी क्या होगा, n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू HE बाई 2 पाई m, HE बाई 2 पाई m, HE बाई 2 पाई m। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इधर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसे हम लोग करेंगे, ठीक है। सो ये वाला मेरा हुआ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। पेशेंस है या पेशेंस नहीं है, और आप लोग अपना टाइम लगा के देख लेना, मैं पर किया जा रहा हूँ एक के बाद एक। क्वेश्चन 37 बोलता है बॉडी वेट्स 48 न्यूटन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स हाइट इक्वल्स टू 1/3 रेडियस, क्या होगा। सो हमारे पास पता है G डैश इक्वल्स टू G बाई 1 प्लस R बाई H होल स्क्वायर, ये पूछा है। सो बोला है, क्या बोला है, जब हम इसको कितना ऊपर ले जाएंगे, जब इसको 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ में लेके जाएंगे, मतलब H क्या हो जाएगा, R बाई 3 हो जाएगा। तो G डैश क्या हो जाएगा, G बाई 1 प्लस R बाई 3 होल स्क्वायर, दैट इज G बाई 4 स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा।
दैट इज g/16। सो हमारा mg' क्या हो जाएगा, mg/16। सो mg कितना बोला है, mg बोला है 48 न्यूटन बाई 16। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोला है 48 न्यूटन सरफेस, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाई इट क्या हो जाएगा, 1 + r/h होल स्क्वायर होता है, 1 + r होल स्क्वायर होने से r/3 हो जा रहा है, ओ सॉरी 1 प्लस ये हमारा g प्रोपोर्शनल टू ये वाला r+h होता है। और मेरा भी दिमाग खराब है तब से किए जा रहा हूँ 1 प्लस यहाँ पर h/r होगा ये वाला। सो h/r होने से r/3, सो यहाँ पर 1/3 होने से क्या होगा, 1/3 होने से 4/3 होल स्क्वायर दैट इज 9/16 इंटू जी। सो इंटू क्या हो जाएगा 9/16, तो 16 इंटू 3 9 3 ज़ा 27 न्यूटन होगा। तो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, 27 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ तब से करा रहा हूँ, मेरा दिमाग भी उड़ जा रहा है ना। क्वेश्चन 38 का जो ऑप्शन है ये वाला भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको मैं नहीं कराऊंगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा एडवांस का जो बच्चा वो लोग कर पाएगा, ये ऑप्शन 3 उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये नहीं कराऊंगा, इसको रख दीजिए अभी, क्योंकि ये वाला आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन 39, क्वेश्चन नंबर 39, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइज्ड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड, मतलब एक इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट पूछा है जब एक पोलराइड शीट को दो क्रॉस पोलराइड लाइट के बीच में रखा है। मतलब क्रॉस पोलराइड मतलब यहाँ पर एक पोलराइड होगा और यहाँ पर एक पोलराइड होगा, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पोलराइड, एक ऐसा। इन दोनों के बीच में एक पोलराइड रखा है, इन दोनों के बीच में एक पोलराइड रखा है जिसका एंगल कितना बोला है, ये एंगल बोला है 22.5 डिग्री। डरने का बात है नहीं, 22.5 डिग्री डरने का बात है नहीं। अभी देखो ये दिया है तो बोला I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू फर्स्ट पोलराइड, मतलब I0 है यहाँ पास करने के बाद है I0, पोलराइड से पास करने के बाद है I0। सो अभी देखिए तो इधर मेलस लॉ जब लगाएंगे यहाँ से इंटेंसिटी कितना होगा, I1 कितना होगा, I0 cos स्क्वायर थीटा, या I0 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री, cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। अभी जब हम लोग करेंगे तो नेक्स्ट एंगल कितना होगा, नेक्स्ट एंगल कितना होगा, ये वाला 22.5 डिग्री हो गया, नेक्स्ट एंगल कितना होगा, यहाँ पर हमारा टोटल एंगल कितना है, यहाँ पर हमारा 22.5 डिग्री। तो इसके बाद इसके और इसके बाद वाला जो एंगल है वो एंगल भी 22.5 डिग्री होगा। सॉरी ये जो एंगल है ये 22.5 डिग्री, तो इसके बाद वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री। तो इसके बाद वाला जो लाइट का इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू I1 cos स्क्वायर थीटा, दैट इज I1 cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री। तो ये वाला क्या हो जाएगा I1 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, और I1 का वैल्यू क्या है ये वाला, दैट इज I0 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। सो क्या हो जाएगा I0 कॉमन लेने से cos 22.5 डिग्री साइन 22.5 डिग्री, इसका करेंगे होल स्क्वायर। सो cos ए साइन भी क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, दैट इज I0 साइन 2 थीटा, दैट इज 45 डिग्री बाई 2 इसका होल स्क्वायर। ये आ रहा है, समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, ऐसे सॉल्व हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे I0 साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√2, दैट इज 1/√2/2 होल स्क्वायर, दैट इज I0 1/2 इंटू 1/4, दैट इज I0/8। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा I0/8 होगा हमारा फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, I0/8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40,
एंड फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ मास सेम हैव सेम एनर्जी ई, रेशियो ऑफ फोटोन क्या होगा? तो हमारे पास फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, hc/e, यह है फोटोन का फॉर्मूला, और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है h/√2m, ये फॉर्मूला होता है। तो ये पूछा है फोटोन का और इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या होगा, दैट इज hc/e/h/√2m, ये बोला है, ये पूछा है। तो कैसे करेंगे, h कट जाएगा, दैट इज c पड़ा रहेगा, 2me/e, दैट इज c इंटू √2m/e, c√2m/e, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेन का भी इंक खत्म हो जा रहा है, आप लोग थोड़ा 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। पेन का इंक मैं थोड़ा भर लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, लिखते लिखते पेन का इंक खत्म हो जा रहा है। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, देख लेते हैं क्या होगा। कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग कमेंट करके बोलना, अगर नहीं समझ आ रहा है बोलना। तो ये सब जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ये आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ तो मेरा कुछ भी इधर से लाभ नहीं होगा, आपको का मुझे फ़ायदा कराना है। क्वेश्चन नंबर 41 बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है 1.73। सो बोला है ब्रूस्टर एंगल कितना होगा, ये तो इजी फॉर्मूला पुटिंग, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, दैट इज 1.73। 1.73 मतलब क्या है, इसका मतलब है √3, tan थीटा √3, तो थीटा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है। थीटा 60 डिग्री मतलब कौन सा एंगल होगा, यहाँ पर देखिए एंगल ऑप्शन 2 रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60 डिग्री। क्वेश्चन 2 इज द ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 41 हो चुका है, अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 क्या बोला है, 42 बोला है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 20 kg लेंथ 5 मीटर लीन्स अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। एक वॉल है, यहाँ पर एक रॉड है, ठीक है, यहाँ पर एक रॉड है, एक वर्टिकल वॉल में है, ऑफ लेंथ 5 मीटर, ये लेंथ है 5 मीटर, लीन्स अगेंस्ट स्मूथ वर्टिकल वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ इट, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला 60 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है, विथ इट। फ्रिक्शन क्या होगा, ये वाला हमारा जब फ्रिक्शन एक्सपीरियंस कर, ये वाला कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए ये वाला 30 डिग्री है, तो यहाँ से हमें 2 चीज़ देखना पड़ेगा, एक होगा हमारा साइन कंपोनेंट, होगा कॉस कंपोनेंट, फ्रिक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्ट। जो फ्रिक्शन जो एक्सर्ट करेगा ये किसके साथ इक्वल होगा बोलिए तो, ये वाला अगर हमारा, ये वाला अगर कॉस होगा, ये वाला कॉस कंपोनेंट होगा, ये वाला क्या कंपोनेंट होगा, साइन कंपोनेंट होगा। तो किसके साथ इक्वेट करेंगे हम लोग, कॉस कंपोनेंट के साथ हम लोग इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन ऑफ द फ्लोर एक्सपीरियंस होगा, सो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg cos 30 डिग्री। अभी mg कितना बोला 20 kg, g कितना बोला g cos 30 का, g का बोला 10, cos 30 का वैल्यू कितना है, cos 30 का वैल्यू है √3/2, 2 × 10, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा 100√3 न्यूटन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं। यहाँ पर फ्रिक्शन है तो इस तरफ क्या काम करेगा, mg मतलब mg cos 30, mg cos 30 डिग्री काम करेगा। 42 हो गया। 43 43 एक अच्छा क्वेश्चन है, 43 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करेंगे। 43 2k यहाँ पर टेम्परेचर है 3T, यहाँ पर टेम्परेचर है T। सो बोला है 3 तो थर्मल कंडक्टिविटी 2K K 2, ये वाला यहाँ पर जंक्शन का टेम्परेचर T1 है, यहाँ पर T2 है, तो ये वाला 2K कंडक्टिविटी है, तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा बोलिए तो, इसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा 2L/K, इसका थर्मल रेजिस्टेंस होगा 2L/2 के, यहाँ पर होगा L/2 के, सॉरी यहाँ पर होगा L/K, यहाँ पर होगा L/2 तो मतलब यहाँ का थर्मल रेजिस्टेंस हो गया R/2, इसका R, इसका हो गया R/2, थर्मल रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ। तो तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, Req होगा R/2 प्लस R/2, दैट इज 2R, ये वाला 4R,
सो मेरा हो जाएगा 2R, मेरा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा क्या आ गया, 2R मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है। सो क्वेश्चन में बोला है कि स्टेडी स्टेट में T1/T2 क्या होगा। तो देखिए ये वाला का टोटल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर मेरा हीट कितना होगा, तो टोटल हीट कितना होगा, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टोटल टेम्परेचर डिफरेंस है 3T - T दैट इज 2T है। तो टोटल हीट कितना होगा, 2T/2R मेरा टोटल हीट होगा। तो यहाँ पर भी इतना हीट होगा, यहाँ पर भी इतना हीट, यहाँ पर भी इतना हीट। सो पहला कंडीशन में देखिए केस 1, क्योंकि तीनों में सेम हीट फ्लो करेगा, तो यहाँ पर जो हीट होगा सो क्या होगा, देखिए 2T/2R क्या हो जाएगा, T1/R1। सो यहाँ पर T1R1 क्या है, R/2। सो 2 कट गया, तो T1 क्या हो जाएगा, T1 RR कट जाएगा। तो यहाँ पर 2T1/R है, तो RR कट जाएगा, तो T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा हमारा RR कट गया, सो T/2 आ गया, T1 हो गया हमारा कितना, T/2। और एक ही तरह केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा 2T/2R इक्वल टू T2/R2 दैट इज T2/R2 कितना है, R2 मेरा है R है। सो 2 कट गया, RR कट गया, सो T2 मेरा क्या निकल जाएगा, T2 निकल जाएगा, T निकल जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, T1/T2 चाहिए। क्वेश्चन में पूछा T1/T2, T/2/T दैट इज 1/2 निकल रहा है मेरा यहाँ पर, 1/2 दैट इज ऑप्शन 1/2 कहाँ गया, 1/2 तो नहीं है सर, देख लेता हूँ सब सही क्या उधर, 4R/2 नहीं ये वाला ठीक ही कर रहा हूँ, कई बार कुछ गलत हो रहा है मैं थोड़ा चेक करके बोलूँगा। ऑप्शन यही वाला करेक्ट, ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। चलिए 44 बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 सिमिलर कार ए एंड बी 100 जूल 225 जूल बोला है। तो जब हम लोग उसको ब्रेक लगाएंगे 1000 मीटर और 1500 मीटर जाकर रुकेगा, तो फोर्स कितना होगा। तो हमें पता है वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो W1/W2 इंटू F1 इंटू S1 बाई F2 इंटू S2। तो कितना वर्क डन बोला है, पहले वाला में बोला है 100 जूल, दूसरे बार में बोला 225 जूल। इधर FA/FB डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, पहले बार में बोला है 1000, सेकेंड बार में बोला है 1500। सो FA/FB कितना होगा, 1000/225 इंटू 15/10। तो 15, 5 इंटू 3, 5 इंटू 2 22, 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 5 20, उसके बाद क्या 25, 5 इंटू 5 25, 3 इंटू 15, 5 इंटू 3, 5 इंटू 2 दैट इज FA/FB कितना होगा, 2/3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। FA/FB क्या होगा, 2/3 होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 45 ये वाला भी क्या है, एक कैविटी का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसको बहुत बड़ा टाइम लगेगा। इसको मैंने सॉल्व किया था, इसका आंसर होगा जो क्वेश्चन 45 है इसका ऑप्शन 4, 7/57 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अभी इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये वाला भी आप थोड़ा नीट लेवल का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आज का क्लास रखते हैं। तो ओवरऑल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ क्वेश्चन मैंने कर पाया, कुछ क्वेश्चन का डाउट रह गया, एक दो क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं आया। सो बाकी देखते हैं, जो क्वेश्चन का डाउट हो गया मैं वापस आऊँगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ज़्यादातर क्वेश्चन हो गया तो मैं फिर से बोलूँगा, इस साल का जो नीट का क्वेश्चन था वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था। आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो वॉच कर रहे हैं, यहाँ तक अगर आप लोग बने हुए हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट होगा जो यहाँ तक बने हुए होंगे, क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है सब बच्चों का। अगर यहाँ तक बने हुए हैं, आई विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि आप लोग मेहनत करना सीख गए हैं। यहाँ तक अगर वीडियो में बैठे हैं तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो आप लोग ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।